तो आज से नाड़ी शुरू कर रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी। तो उससे पहले अपने अपने गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। इसके बाद गणपति जी का आशीर्वाद लेते हुए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स भी हैं, काफी इसमें नए चेहरे हैं। ISO 9001 सर्टिफाइड है हमारे जितने भी कोर्सेज हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसी ट्यून में चेन हमने। लगा देना चाहिए खाना खाने के बाद, और दही और सैलेड फ्रिज में रखा है ले लेना। और बताइए, और क्या करें पूजा जी? मैं क्लास में ही हूँ। म्यूट ये क्यों नहीं म्यूट करते आप रहिए। अपने आप को? क्यों दही सलाद खिला रहे हो हमारे को? अभी मूड नहीं है। म्यूट रखिए। पूजा त्रेहन जी, वीडियो ऑन करिए और माइक अपना म्यूट रखिए। अभी भी नहीं सुनाई दिया इनको। कुबेर एस्ट्रो सॉल्यूशन, जिसका ब्रांड नेम है 96 एस्ट्रो। हम लोग एजुकेशन में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, ऑनलाइन प्रोडिक्शन में हैं, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट सेलिंग में भी डील करते हैं। तो आज आप जो जुड़े हैं वो एजुकेशन सेगमेंट में जुड़े हैं हमारे साथ, नए और पुराने स्टूडेंट। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना। मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ अभी। तो भृगुनंदी नाड़ी को समझते हैं। सप्तऋषि मंडल में महर्षि भृगु का स्थान इनको मिला है। और बहुत ही बढ़िया ऋषि हैं ये। इस कोर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन से लेके फाउंडेशन और कंजंक्शंस, और इसमें प्रिडिक्शन के क्या टेक्निक यूज होंगे, कार्मिक, क्या आपका कार्मिक एनालिसिस इसमें करेंगे हम लोग भृगुनंदी नाड़ी में। कर्मा अलाइनमेंट, कर्मों के बेसिस पर आपको प्लेनेट जो है फल देते हैं, उसको समझेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्रेशन को समझेंगे, और केस स्टडीज भी हम लोग प्रैक्टिकल चार्ट्स लेंगे। बेसिक क्लासेस में आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, एक बार मैं रीकैप ले रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज जो है ब्रशअप हो जाए। तो पृथ्वी पर जितनी भी सृष्टि, जो भी चीजें हैं पृथ्वी पर, जड़ मूल और चेतन के रूप में 5 तत्वों पर आधारित है। 5 तत्वों से मिलकर। अजय जी म्यूट करिए। मिस्टर अजय कुमार म्यूट कर लीजिए। 5 ही तत्व हैं, और पांचों ही तत्वों को प्लैनेट्स गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और उसके अपने अपने तत्वों के आधार पर हर नेटिव को रिजल्ट देते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में भी, बॉडी किससे बनी है? 5 तत्वों से मिलके बनी है। और जिस जिसका तत्व है, जिस जिस प्लेनेट का जो तत्व है, वो हमारे बॉडी में या इस धरातल पर, पृथ्वी पर जो भी जीव या जो भी जड़ मूल और चेतन के रूप में विद्यमान है, उनको अपना कंट्रोल करते हैं और उससे प्रभावित करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी बेसिकली क्या है? शास्त्रों में कई तरीके की नाड़ी दी गई है। जैसे मीन नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, सप्तऋषि नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, बुद्ध नाड़ी, है ना। ऐसी बहुत सारी नाड़ियां हैं, जिसमें एक भृगु नाड़ी भी है और एक नंदी नाड़ी है। ये दो नाड़ियां अलग अलग नाड़ियां, नाड़ी सिस्टम है। और इसमें मीन नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी जो है, नवांश पद्धति पर, जो नवांश है उस पर आधारित है। यानी कि डिविजनल चार्ट में और नवांश चार्ट में ट्रांजिट लगाकर, गोचर के प्रभाव को हर डिविजनल चार्ट पर लगाकर और प्रिडिक्शन की जाती है। ऐसा जनरली साउथ इंडिया के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वहां इसका इस्तेमाल यूज ज्यादा होता है, मीन नाड़ी और चंद्रकला नाड़ी का। जबकि सप्तऋषि नाड़ी हो गई, या भृगु नाड़ी हो गई, या नंदी नाड़ी हो गई, ये बेसिकली काम करती है प्लेनेट के जो कारक तत्व है, नैसर्गिक नेचुरल कारक, कारक तत्व जो होते हैं, उन पे काम करती है, और उससे आपको जुड़े हुए प्रिडिक्शंस करने का तरीका बताती है।
ध्रुव नाड़ी, बुध नाड़ी, ये काम करती है नवतारा चक्र पे, यानी कि स्टेलर एस्ट्रोलॉजी है ये, नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है, नक्षत्रों का अध्ययन करके उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है। तो बेसिकली ये नक्षत्रों का अध्ययन है। पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी, जिसका समावेश किया श्री प्रोफेसर आर जी राव जी ने, जिन्हें इन दोनों नाड़ियों में जो कि समानता थी, दोनों के ही जो मोडोस ऑपरेंडी या जो आधारभूत तत्व थे वो क्या था, प्लेनेट के नैसर्गिक कारक तत्व, नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लेनेट, इन दोनों को जोड़ के उन्होंने रिसर्च करके जो अपनी फाइंडिंग्स थी वो हमारे सामने शेयर की, भृगुनंदी नाड़ी के रूप में आज उसे हम जानते हैं, पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग भृगुनंदी नाड़ी के एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर जो है वो दूसरी किसी विद्या का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो इतने एक्सपर्टीज हो चुकी है उसमें। और साउथ इंडिया में आपने देखा होगा पाम लीव्स पे भी कुछ नाड़ी ग्रंथ जो है लिखे गए थे, है ना, आदिकाल से। ताम्रपत्र और जो केले के पत्ते हैं, पाम पाम के पत्ते हैं, उन पे भी, है ना, वो भी एक नाड़ी है। वो अपना अपना तरीका है उनका काम करने का। क्रक्स एक ही है, कैसे प्रिडिक्शन की जाए, कैसे एक जातक के चार्ट में चीजों को पढ़ा जाए, समझा जाए, और क्या उससे हम किसी का समाधान कर सकते हैं। कला कोई भी हो, अटमोस्ट जो मोटिव है एक एस्ट्रोलॉजर का या हमारा, वो यही है कि हम कैसे किसी की जिंदगी में गाइडेंस के तौर पे काम करके, गाइड करके, और किसी के जीवन में क्या हम उसको दिशा दे सकते हैं। आप वैदिक पढ़ लो, केपी पढ़ लो, है ना, जैमिनी पढ़ लो, लाल किताब पढ़ लो, ये सारी विद्याएं क्या करती है, मानव कल्याण के लिए ही काम करती हैं। अब कल्याण तो तभी होगा ना अगर उसकी कुंडली में कल्याण लिखा होगा। आप क्या कर लोगे और मैं क्या कर लूंगा, है ना, जो कर्म है वो तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन कम से कम कुछ गाइडेंस तो हम दे सकते हैं ना, है कि नहीं शिवा? भगवान जी तो नहीं सर। है, हम किसी के कर्मों जी। को बदल तो नहीं सकते। बट हाँ, अगर कहीं कोई गुंजाइश है ना, तो वो तो कर ही सकते हैं ना। डॉक्टर भी किसी को जीवन दान तो नहीं दे सकता ना। सर दर्द की गोली, टांग की गोली, है ना, ऑपरेशन कर सकता है, बट एक जगह जाके फिर वहां फुल स्टॉप लग ही जाता है। तो घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। देहधारी को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो जितने भी लोग देह लेके पैदा हुए हैं ना, सब दंड स्वरूप आए हैं यहाँ पर अपने अपने कर्मों के फल भुगतने और अच्छे कर्मों के फल भोगने। दोनों ही चीजें मिलती हैं आपको, गुड और बैड, है ना। और गुड और बैड की डेफिनेशन व्यक्ति खुद तय करता है। ज्योतिष में लोग कहते हैं ये भाव अच्छा नहीं है, ये भाव बुरा है, ये भाव वर्स्ट है ना, 6 8 12 को त्रिक बोला गया है। लेकिन जैसा कि आप अब आपको पता है कि ज्योतिष में ना तो कोई चीज अच्छी है ना कोई बुरी है, ये सामने वाले और देखने वाले का परिप्रेक्ष्य है, पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किस चीज को अच्छा समझते हो अपने लिए और किस चीज को बुरा समझते हो, है ना। सबसे बड़ी बात है कर्मा अलाइनमेंट। आप अपने कर्मों को कैसे अलाइन कर सकते हो, चार्ट के बेसिस पर, प्लानिटरी प्लेसमेंट और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के बेसिस पर, इसका आपको ग्लिम्स देती है भृगु नंदी नाड़ी। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्लानिटरी, पहला, प्लैनेट्स के नेचुरल कारकत्वों पे, नेचुरल सिग्निफिकेशंस बेस्ड प्रिडिक्शन। दूसरा, प्लानिटरी कंजंक्शन, प्लैनेट से प्लैनेट मिलता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। किस किस कंडीशन में प्लैनेट आपस में कंजंक्ट होते हैं, इसमें नाड़ी का थोड़ा सा अलग व्यू है, वैदिक के परिप्रेक्ष्य में वैदिक से अलग है थोड़ा सा। मिस्टर दीपक वैराज जी, जरा म्यूट कर लो अपने आप को। आ, जगजीत जी, आपके पास कंट्रोल है क्या? नहीं से कंट्रोल दे दो तो फोर्स म्यूट कर देगा। ये ना डिस्टरबेंस बहुत होती है, मैं टॉपिक से हट जाता हूँ यार एकदम।
दिमाग में हाँ, बहुत तो सारी चीजें आ तो रही होती फोर्स हैं। म्यूट कर दो। ये मैंने आपको ना होस्ट बना दिया है ना। ठीक आप अब जो भी आए उसको म्यूट कर देना, जो ज्यादा शोर मचाए। है। ठीक है, तो वैदिक में हमने वो सारी चीजों को पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वैदिक में किसी चीज को स्किप किया है या इग्नोर किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इलेबोरेशन जो है वो आपको ज्यादा इलेबोरेट करके आपको चीजें अलग अलग विद्याओं में मिलती हैं। जैसे कि प्लानिटरी कंजंक्शन की बात करें, या नेचुरल सिग्निफिकेशन बेस्ड प्रिडिक्शन की बात करें, या ट्रांजिट को, जैसे वैदिक में हम ट्रांजिट को लेते हैं, यहाँ प्लेनेट के प्रोग्रेशन को समझाया गया है। ठीक है। लाल किताब में भी प्रोग्रेशन को आप समझोगे, प्रोग्रेशन ही ज्यादा इस्तेमाल किया है। रूपचंद जोशी जी ने प्रोग्रेशन का इस्तेमाल दूसरे तरीके से किया है। ये भी आपको समझ में आएगा जब आप लाल किताब पढ़ लोगे। तो कुछ भी अलग नहीं है, बस ये है कि उसकी स्टडी अलग तरीके से पेश किया है। एक तरह से टॉपिक स्पेसिफिक अपनी फाइंडिंग्स जो है, इलेबोरेशन आपको अलग अलग विद्याओं में मिलता है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कृष्ण मूर्ति जी ने कोई रॉकेट साइंस तो दी नहीं है ना। वैदिक से ही, वैदिक को पढ़ के, वैदिक को प्रैक्टिस करके अपने जीवन में उन्होंने जो तत्व निकाला, पीएचडी की, है ना, वो सबलॉर्ड के रूप में हमें एक कंसेप्ट समझाया, और वो वाकई काम करता है, और बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन केपी की अपनी एक लिमिटेशन है कि जब तक आपके पास प्रिसाइज बर्थ टाइम नहीं है, एक्यूरेट बर्थ टाइम चाहिए इसमें। जरा सा भी आपका टाइम डावाडोल हुआ, इधर से उधर हुआ, सेकंड बेसिस पे सबलॉर्ड बदल गया, कहानी बदल गई पूरी। तो यहां आके केपी भी लिमिट, ये केपी की लिमिट है ना। वैदिक की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अथाह सागर है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। प्रिडिक्शन करनी आ जाए तो यू आर लकी। तो कैसे हम वैदिक का बेस लेके और बाकी विद्याओं को समझ के उनका इस्तेमाल करके, उनका यूज करके अपनी प्रिडिक्शन में कैसे हम कंफर्मेशन के साथ कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसी को हमने, इस कंसेप्ट को हमने पंच महाविद्या में एक पैकेज बना के, एक स्पेसिफिक कोर्स बना के आपको हमने, है ना, दिया है। जिसका कि आप, जिसमें आप वैदिक पढ़ चुके हैं, केपी पढ़ चुके हैं, पीएमबी वन वाले, है ना, जैमिनी पढ़ चुके हैं। महर्षि जैमिनी जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए हैं, बहुत अच्छी फाइंडिंग्स दी हैं अपनी, जो कि वैदिक से ही कोरिलेट होती है ना। पर थोड़ा हट के दिया है इन्होंने। इसके बाद अब आपका बीएनएन आ गया है इन ऑर्डर, और इसके बाद आपको लाल किताब जब मिल जाएगी और आपकी बाकी वर्कशॉप्स भी हो जाएंगी सारी, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर कहलाने के लायक हो जाओगे, है ना। ठीक कह रहा हूँ जगजीत जी? जी सर। अभी आप आधे अधूरे हो। तो नाड़ी का नाम आते हैं ना, सब लोग सोचते हैं कि पाम लीफ जैसी कोई चीज होगी, है ना, ग्रंथ लिखे होंगे केले के पत्तों पे या पाम के पत्तों पे। ऐसा नहीं है। आरजी राव जी ने, बेंगलोर के श्री आरजी राव जी ने भृगुनंदी नाड़ी को अपने एक टेक्स्ट बुक में अपनी फाइंडिंग्स को दिया है। आप चाहो तो उसका रेफरेंस ले सकते हो, और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, जो आगे फर्दर और डीप पढ़ना चाहें तो आरजी राव जी को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेशन की। नाड़ी के सिग्निफिकेशंस क्या है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले तो इसमें जो होरोस्कोप बनता है ना, कन्वेंशनल सिस्टम होरोस्कोप बनाते हैं, काल पुरुष की कुंडली बनती है इसमें। काल पुरुष की कुंडली का ही आकलन किया जाता है। और हाउस डिवीजन रिक्वायर्ड, नो हाउस डिवीजन आर रिक्वायर्ड इन द नाड़ी सिस्टम। द यूटिलिटी ऑफ लग्ना विल बी इन अ डिफरेंट कंटेंट्स। तो ज्यादा लगन को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ना ही ज्यादा इसमें राशियों को ज्यादा प्रभाव देखा गया, उनका लिया गया है। केवल और केवल सिग्निफिकेशन को महत्व दिया गया है। राशियों के सिग्निफिकेशन, 12 साइंस, और उसके बाद 9 प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन, बस इन दोनों को जोड़ के ही किसी भी सवाल का जवाब जो है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपको बड़े आसान तरीके से दे देती है। प्लैनेट्स के लिए सबसे जरूरी है संबंध, रिलेशनशिप, आपसी रिलेशनशिप। प्लैनेट किस प्लैनेट से रिलेशन बना रहा है, कैसा
रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करेगा कंजंक्शन के द्वारा और आस्पेक्ट्स के द्वारा। इसको हम आगे समझेंगे। जैसे कि एक प्लेनेट अपने से सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट से संबंध बनाता है, कंजंक्ट माना जाता है, एज वेल एज अपने से 12th पोजीशन पर बैठा हुआ भी, यानी कि प्लेनेट के आगे प्लेनेट और प्लेनेट के पीछे प्लेनेट, है ना। वो गाना सुना था आपने, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। अब बोलो, कितने तीतर? मतलब कि प्लेनेट से आगे कोई प्लेनेट है सेकंड हाउस में, तो वो भी कंजंक्ट है, और जो प्रीवियस हाउस में है वो भी कंजंक्ट है। एज वेल एज the significance of planet, second planet indicates the nature of the matter, and the planet in the 12th sign will indicate the whether it's supported or not. तो जो आगे प्लेनेट बैठा है ना, वो किस किस्म का मैटर, नेचर ऑफ मैटर को बताता है, और 12वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट जो है ये आपको बताता है कि वह उसको सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कि पीछे से उसको धक्का मिल रहा है, सपोर्ट देता है प्लेनेट, पीछे वाला प्लेनेट धक्का मारता है ना। अब वो धक्का पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको आगे समझेंगे कारकत्वों के बेस पे। और जो ये प्लेनेट सेकंड वाला प्लेनेट है, इसको बट ऑब्वियस जो पीछे प्लेनेट है ये इसको पुश कर रहा है ना। परंतु इस प्लेनेट के रिजल्ट कैसे होंगे वो इससे नेक्स्ट भाव में बैठा हुआ प्लेनेट, आगे बैठा हुआ प्लेनेट मैटर, ये बताएगा। सिमिलरली हैमिंग टू बी स्टडीड विद द सेम साइन है। हैमिंग मतलब समझते हो? ग्रह युद्ध। एक ही राशि में जो चार प्लेनेट बैठे होते हैं, मान लो एक ही राशि में चार प्लेनेट बैठे हैं, है ना। तो ये क्या है? वैदिक ज्योतिष में इसको क्या बोलते हैं? प्लेनेटरी वॉर। प्लेनेटरी वॉर, है ना। एक दूसरे को वार की स्थिति में है, तो इसको हैमिंग बोलते हैं। और वैदिक में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि प्लेनेट आपस में किस प्लेनेट के साथ कंजंक्ट है, युति बना के बैठा है, इसके बेसिस पर आपको वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कैसा देगा, नेचर क्या होगा उस रिजल्ट का, मैटर मैटर का नेचर क्या होगा, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सपोर्टेड होगा या नॉन सपोर्टिव होगा, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और एक प्लेनेट से सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट भी उसको इन्फ्लुएंस करता है, ये मॉडिफाई करता है अपने गुण स्वभाव से, सामने वाले प्लेनेट के कारकत्वों को मॉडिफाई करता है। अ प्लेनेट अहेड विल गिव ए सिग्निफिकेशन टू द प्लेनेट पॉजिटिव बिहाइंड इट। तो इसको और डिटेल में समझेंगे आगे। सिग्निफिकेशन बेस्ड है, कारकत्व बेस्ड है, साइन and sign to a particular planet indicating the desired matter. Every matter in life is represented by a planet. और इन्हीं प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से बनने वाले शुभ और अशुभ योग भी आप इसमें नाड़ी में देखोगे उनका क्या प्रभाव होता है। और इसमें मेजर प्लेनेट हैं जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु हैं, इनके गोचर को, ट्रांजिट को ही प्रोग्रेशन के रूप में, दो रूप में देखोगे आप, प्रोग्रेशन को डिफरेंट रूप में पढ़ोगे, लेकिन ये क्या है, ये ट्रांजिट है, और दूसरा प्रोग्रेस ऑफ प्लेनेट है, जिसके बेसिस पर ये रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें एक्सोल्टेशन, डेबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन, है ना, इन सबको ज्यादा बल नहीं दिया गया, पर हाँ कुछ काम करती हैं चीजें, वो भी आगे समझेंगे। हाउस एक्टिवेशन हो गया, साइन एक्टिवेशन है, प्लेनेट एक्टिवेशन है, ये कैसे काम करते हैं, रिलेशनशिप कैसे होते हैं। और प्लेनेट शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, ये प्लेनेट की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए देखा जाता है। और आगे इसको और डिटेल में आगे मैं आपको समझाता हूँ। द फ्रेंड्स एंड द एनिमिटी अमंग प्लेनेट स्लाइटली वेरी फ्रॉम कन्वेंशनल मेथड, वही है। फ्रेंडशिप और एनिमिटी को समझेंगे, कौन कौन से प्लेनेट आपस में फ्रेंड हैं, कौन कौन से प्लेनेट आपस में शत्रुता रखते हैं, वो कैसे एक दूसरे के रिजल्ट्स को या कारकत्वों को मॉडिफाई करते हैं, वो इससे हम समझ पाएंगे। और इसको ना आप प्रश्न कुंडली के रूप में भी, जिसके पास कुंडली नहीं है, अगर आपके पास कोई व्यक्ति कंसल्टेशन के लिए आया है, आप उस समय की प्रश्न कुंडली बनाकर भी अच्छी तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हो।
तो सबसे पहले जोडिएक को समझते हैं। जोडिएक आपको मालूम है, एक जोडिएक हमारे सौर सौर मंडल के चारों तरफ एक इमेजिनरी बेल्ट है 18 डिग्री की। सूर्य के सूर्य का जो क्रांति वक्र है, इसके 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे एक इमेजिनरी बेल्ट है। इस 18 डिग्री की बेल्ट में ही सारे नक्षत्र, 18 डिग्री की है ये, सारे नक्षत्र आपको यही मिलेंगे 18 डिग्री में। और जितने भी सौर मंडल में प्लेनेट हैं, है ना, 7 को तो हम जानते हैं। उसके बाद 3 प्लेनेट और हैं, 10 प्लेनेट, और राहु केतु को भी प्लेनेट ही माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो सारे प्लेनेट इसी इमेजिनरी बेल्ट के अंदर ही रोटेट करते हैं, एक यूनिफॉर्म वे में जुड़ के रहते हैं, है ना। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि ये सूर्य है, और राशि डिविजन्स आप देखो यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। एरीज और स्कॉर्पियो के स्वामी मंगल, है ना। वृषभ और लिब्रा के शुक्र, जेमिनाई और वर्गो के बुध, और चंद्र को स्वामित्व मिला कैंसर का, और ऐसे ही सूर्य को लियो का, और पाइसिस और सेजिटेरियस के गुरु, और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न के शनिदेव, है ना। अब होता क्या है, ये प्लेनेट कैसे प्रभाव डालते हैं। प्लेनेट अपने कारक तत्वों, जिन कारक तत्वों को प्लेनेट गवर्न करते हैं, वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन और अपनी एनर्जी इसके द्वारा पृथ्वी पर जड़, मूल और चेतन तीनों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएंट एनर्जी, कॉस्मिक रेस, जो हमारे को नक्षत्रों, जो विच इज बैक्ड बाय कॉन्स्टलेशन, नक्षत्रों से प्रभावित होके, और इन नक्षत्रों में ही आपके कर्म जो है वो निहित होते हैं, ऐसा हमने नक्षत्र की क्लास में समझा था, है ना। तो वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉस्मिक रे के द्वारा ये प्लेनेट पृथ्वी पर पांचों तत्वों को प्रभावित करते हैं। राशि सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है बड़े अच्छे से, हर राशि के ट्रेड भी आपने पढ़े हुए हैं, इनकी ऑनरशिप भी आपको मालूम है। मंगल, शुक्र, है ना, सब राशियों के लॉर्ड आपको मालूम है। क्या दोबारा करें क्या इसको। सर पूछ लो अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो। एनीबडी इफ रिक्वायर्ड, ये तो हम कंटिन्यू आगे चले। अगर किसी को राशियों के बारे में नहीं मालूम है, कोई नया है, तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो मैं राशियां आपको डिटेल में समझा सकता हूं, है ना। है कोई ऐसा जिन राशियों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो। काल पुरुष की कुंडली का ही कंसेप्ट इसमें लिया जाता है ना। और 1, 5, 9 को धर्म त्रिकोण, 1, 5, 9, इसमें पहला त्रिकोण माना गया है धर्म त्रिकोण, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस, इसको धर्म त्रिकोण माना गया है। और ये जो राशियां हैं, ये राशियां भाग्य वृद्धि की राशियां होती हैं। ये भाग्य में, किसी भी नेटिव के भाग्य में वृद्धि लाने वाली राशियां बोली जाती हैं, कही जाती हैं। दूसरा त्रिकोण होता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में सेकंड हाउस, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, तीन राशियां अर्थ त्रिकोण में आती हैं, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। ये व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव वाली राशियां होती हैं, क्योंकि ये व्यापारिक राशियां हैं, व्यापार से जुड़ी हुई राशियां हैं। अर्थ त्रिकोण है ये, है ना, तो जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाती हैं। इसके बाद
तीसरा त्रिकोण है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण में आता है 3 नंबर, 7 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। ये भी जो राशियां हैं ये आपके भाग्य को इफेक्ट डालती है, इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे, बट भाग्य को सपोर्ट करने वाली होती हैं ये। इसके बाद बारी आती है मोक्ष त्रिकोण की, जो होता है 4, 8 और 12। इसको मोक्ष त्रिकोण बोला गया है। ये राशियां मैनिपुलेटर राशियां कहलाती हैं और मैनिपुलेटर भाव कहलाते हैं, है ना। ये व्यक्ति के किसी भी डोमेन को, लाइफ के किसी भी डोमेन को मैनिपुलेट करने का काम करती हैं। कैसे करती हैं? उससे पहले बॉडी, कालपुरुष के अनुसार राशियों को जो बॉडी पार्ट दिए गए हैं, जैसा हमने वैदिक में पढ़ा था, सेम है। मेष राशि जो है, पहला भाव जिसको बोलते हो आप, वो हेड को, दूसरा फेस को, तीसरा शोल्डर का, है ना, चौथा हार्ट का, पांचवा स्टमक का, ये आपके इंटेस्टाइन का होता है, ये लोअर एब्डोमेन का, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स का, और थाइस, नीज, लेग्स और फीट्स, ये सेम वैसे ही इसको कंसिडर किया जाता है। और इसकी डिटेलिंग यहाँ मिल जाएगी आपको सारी राशियों की। ये शायद मैंने आपको दिया हुआ है पहले, है सब। है ना। ये सब जी सेम है, जी। ज्यादा इसमें कुछ नया नहीं है, वही है, पुराना ही है। इनकी प्रवृत्ति कैसी है, दोष कौन से हैं, डायरेक्शन कौन से हैं, जैसे कि ये जो राशियां हैं धर्म त्रिकोण वाली, 1, 5, 9 की राशियां जो हैं, ये ईस्ट को गवर्न करती हैं, 1, 5, 9। चलो आगे आएगा चैप्टर वो, ठीक है। ये आ गया। दिशाएं कौन सी गवर्न करती हैं? जैसे एरिस, लियो और सेजिटेरियस, ये ईस्ट दिशा को गवर्न करती हैं, या ईस्ट दिशा की मानी जाती है, पूर्व दिशा। वृषभ, वर्गो और कैप्रिकॉन, ये साउथ की राशियां मानी जाती हैं, दक्षिण की। और मिथुन, तुला और कुंभ, इसको पश्चिम की राशियां बोला जाता है, वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट, है ना। और ऐसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नॉर्थ, उत्तर दिशा को की राशियां मानी गई हैं। लिंग की बात करें, स्त्री पुरुष के लिंग के अनुसार अगर बात करें, तो 12 की 12 राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पुरुष राशियां और स्त्री राशियां। जिसमें पुरुष राशियों में आती है 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, इनको बोला गया है पुरुष राशियां। ये आपने प्रोजेनी में पढ़ा था, याद है आपको? जी। जी सर। स्त्री राशियों में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और कुंभ को भी स्त्री राशि माना गया है। बड़ी सिंपल सी बात है कि पुरुष राशियां जो हैं उनके ऑपोजिट में आपको सप्तम भाव में जनरली आपको स्त्री राशियां मिल जाएंगी। अगर आप उसमें देखोगे काल पुरुष की कुंडली में, तो शायद ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, है ना, और 10 और 12, ये है आपकी मेल मेल साइन। और इनके जस्ट ऑपोजिट देखोगे तो आपको फीमेल साइन दिखाई देंगे हर जगह। दिख रहे हैं? सही है कंसेप्ट? जी। जी ऐसा क्यों है? लॉजिक क्यों है? क्योंकि यदि आप मेल का चार्ट है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में इसकी वाइफ का हाउस माना जाता है। हम्म। तो इसी कंसेप्ट को समझते हुए
पुरुष राशियों के बिल्कुल सामने वाली राशियां जो हैं उनको स्त्री राशि माना गया है। और स्त्री पुरुष ग्रह जो हैं सूर्य, मंगल, गुरु और शनि, इनको माना जाता है मेल प्लेनेट। शुक्र, चंद्रमा, बुध, इनको माना गया है फीमेल, फेमिनाइन प्लेनेट। ठीक है। अगर आप इन राशियों से भी जोड़ के देखोगे ना, तो सूर्य की राशि 5 नंबर, मंगल की राशि 1, 8, बृहस्पति की राशि 9, 12 और शनि की राशि 10। इसमें सिर्फ 11 नंबर जो राशि है शनि की दूसरी, ये फेमिनाइन राशि मानी जाती है। इसका भी लॉजिक है, इस लॉजिक को आगे समझते हैं। बाकी शुक्र की 2 नंबर, 7 नंबर, चंद्रमा की 4 नंबर, बुध की 3 नंबर, 6 नंबर, है ना। और इसमें 11 और आ जाती है शनि की एक राशि। तो लॉजिक समझ में आया आपको? राशियों के स्वामित्व के आधार पर भी मेल और फीमेल प्लेनेट जो होते हैं कॉरस्पॉन्ड करते हैं उसको। शिवा, जी सर, बिल्कुल क्लियर लॉजिक है समझ सर। में आया? हाँ, याद करने की जरूरत ही नहीं है सर। याद करने की, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, लॉजिक को पकड़ लो बस, है ना, लॉजिक समझ लो। इसके अलावा पुरुष और महिला ग्रह को छोड़कर, यानी पुरुष सूर्य, मंगल, बृहस्पति और स्त्री शुक्र, अन्य ग्रहों शनि, बुध, चंद्रमा, राहु और केतु यदि राशि में अकेले उपस्थित हों तो तत्कालिक रूप में स्त्री कारक माने जाते हैं। बात समझे? अगर शनि अकेला बैठा है ना, बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है, राहु केतु बैठे हैं किसी राशि में अकेले, तो ये स्त्री कारक हो जाते हैं। बुध का तो आपको पता ही है, बुध जिसके साथ बैठेगा वैसा रंग ले लेगा, है ना। परंतु अगर चंद्रमा भी, जो कि मन का कारक है, अगर चंद्रमा किसी मेल प्लेनेट के साथ है तो फिर ये मेल प्रोजनी दे देता है। ये आपने प्रोजनी में देखा था, याद है आपको शिवा? मेल साइन में अगर चंद्रमा बैठा है और किसी एक मेल प्लेनेट की दृष्टि आ जाती है तो बच्चा क्या होगा? मेल चाइल्ड होने का मेल चाइल्ड करा देगा ये, है ना। तो मेल कारक हो जाता है ये। सूर्य, मंगल, बृहस्पति और स्त्री शुक्र, ये जहां भी बैठेंगे ये इनका वही स्वभाव रहेगा। शुक्र कहीं भी बैठे, किसी के साथ बैठे, ये स्त्री कारक ही रहेगा। मतलब इसका जो गुण स्वभाव है बदलेगा नहीं। और सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये पुरुष ग्रह ही माने जाएंगे, चाहे अकेले बैठे हो, चाहे ये प्लेनेटरी वॉर में बैठे हो। अब एक, पीछे हमने टॉपिक देखा था कि शनि की जो 11 नंबर राशि है, इसे फीमेल राशि क्यों माना जाता है, जबकि शनि की पहली राशि मकर को मेल माना गया है, तो इसको फीमेल क्यों माना गया है? इसके पीछे देखो शास्त्रों में कितना जबरदस्त लॉजिक दिया है। सिंह राशि, जो कि बिल्कुल इसके सामने होती है, कुंभ राशि के बिल्कुल ऑपोजिट में कौन सी राशि होती है? सिंह राशि। है ना। और उसके सामने कौन सी है? एक्वेरियस। दोनों आमने सामने होते हैं। एक के लॉर्ड हैं सूर्य और दूसरे के शनि। शनि। सिंह राशि सूर्य की, जो कि पुरुष राशि है, और कुंभ राशि भी शनि की, वो भी एक पुरुष है। तो फिर भाई पुरुष पुरुष का मिलन होगा तो बच्चा कैसे होगा? संतान कैसे, संतान का जन्म कैसे हो सकता है? अब इसके पीछे शास्त्रों में क्या लॉजिक दिया है कि सूर्य और शनि दोनों में अब स्त्री किसको माना जाएगा? कुंभ राशि का अर्थ आपको मालूम है, कुंभ राशि का अर्थ है खाली मटका, है ना। और मटके के अंदर होता है अंधकार, अंधेरा, है ना। और मटके के अंदर का अंधेरा या छाया, छाया कौन थी? सूर्य की दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी, डुप्लीकेट पत्नी। पहली पत्नी को तो भेज दिया था ना, उसकी जगह छाया को बना के, है ना, सूर्यदेव के साथ, या आपने अगर किसी ने पढ़ी हो। और उन्हीं के संदर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ था। जो छाया थी, जो उनकी अपनी पत्नी की छाया पत्नी थी, है ना, कॉपी थी, उनसे जन्म हुआ था शनिदेव का। ये सूर्य और छाया के संयोग से शनिदेव का जन्म हुआ था। तो कुंभ राशि को सशर्त स्त्री राशि के रूप में शास्त्रों में माना गया है।
इस लॉजिक के आधार पर कर्क मकर के मामले में चंद्रमा को, कर्क के सामने होती है मकर, है ना, कर्क है चंद्रमा की और मकर है किसकी, शनि भगवान की, शनि देव की। तो चंद्रमा को देवी पार्वती से जोड़ा गया है और शनि देव को भगवान शिव के रूप में, क्योंकि इनके आराध्य कौन है शनि देव के, भगवान शिव। इसके अलावा जो पांच स्त्रियां राशियां रह जाती हैं, वृषभ मिथुन कर्क कन्या और तुला, इनको पंच कन्या बोला जाता है, शास्त्रों में बोला गया है। अब बात करते हैं हाउसेस की। हाउसेस को आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है वैदिक में। हाउसेस वैसे ही काम करते हैं। पहला भाव हेल्थ का, इम्यूनिटी का, एज का, पर्सनालिटी का, है ना, और बाहरी वेशभूषा का, फिजिक, आउटर फिजिक जो है। दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी और खाने की हैबिट, धन कुटुंब और वाणी, है ना, और फूड हैबिट्स। तीसरा भाव, जैसे हम वैदिक में हमने समझा है और दूसरी भी विद्याओं में समझा, कम्युनिकेशन को कॉरस्पॉन्ड करता है, यंगर सिबलिंग को, है ना, शॉर्ट ट्रेवल्स को, छोटी यात्राओं को। चौथा भाव आपकी माता का, प्रॉपर्टी का, एजुकेशन का, व्हीकल का, नर्चरिंग का, है ना, इमोशंस का, इमीडिएट हाउस का, इसको माना गया है वैदिक में भी और केपी बीएनएन में भी, है ना। पांचवा भाव प्रोजनी का, ओवरऑल प्रोजनी, स्पेकुलेशन, अफेयर्स, रोमांस और आपकी क्रिएटिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा। छठा भाव वही है, रोग रण रिपू का, है ना, लिटिगेशंस का और मेटरनल साइड का है। सातवां भाव आपके स्पाउस का, बिजनेस का और एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप और आपके मैरिज का भी, और मैरिज पार्टनर का भी, स्पाउस का। क्रोनिक डिसीज का आठवां होता है, एक्सीडेंट्स का, सडन हैपनिंग्स का, आठवां भाव एज यूजुअल। नौवां भाव मेंटोर, हायर एजुकेशन, आपके धर्म का और लॉन्ग, लंबी दूरी की यात्राओं का। 10वें भाव से पिता का कंसिडरेशन किया जाता है और ये प्रोफेशन को, आपके स्टेटस को, आपके जीवन में कितनी अपलिफ्टमेंट, कितना राइज करोगे उसको दिखाता है। 11वां भाव के गेन्स का है, आपकी डिजायर्स पूरी होंगी नहीं होंगी, है ना, एल्डर सिबलिंग का, ये यंगर सिबलिंग और इसके बिल्कुल त्रिकोण में एल्डर सिबलिंग। 12वां भाव हर तरीके के एक्सपेंडिचर, लॉसेस, है ना, आइसोलेशन, फॉरेन, प्रिजन, हॉस्पिटल, इनको दर्शाता है एज यूजुअल, जैसा वैदिक में आपने पढ़ा है। यहाँ कुछ अलग रूल नहीं है, बस कुछ कारक तत्व जो है बदल जाते हैं हाउस के, उसको हम आगे समझेंगे। और कुंडली वैसे ही बनती है, कालपुरुष की कुंडली। त्रिकोण वैसे ही जैसे हमने पढ़े थे, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम और मोक्ष, और इनको केंद्र भाव बोला जाता है। और त्रिकोण में जो राशियां उनको ट्राइन, 2 5 8 11 पनफर और 3 6 9 12 अपोक्लम। और त्रिषडाया में 3 6 10 आते हैं और उपचय हाउस में 3 6 10 और 11। त्रिक भाव वही रहेंगे, 6 8 12। लॉन्जिविटी के हाउस वही रहेंगे, थर्ड और एट्थ, है ना। मारक बाधक वैसे ही होते हैं जैसे आपने वैदिक में पढ़े हैं, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है इसमें। सोलर सिस्टम हमें मालूम है। अब प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट में सबसे पहले सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद पृथ्वी, है ना, जिसको सेंटर मान के और सारी कुंडली वगैरह बनाई जाती है और यहीं से कंसिडरेशन किया जाता है नेटिव का। इसके बाद बारी आती है मंगल की, शुक्र, बुध, जुपिटर, सैटर्न, और ये आउटर प्लैनेट है, इनका कंसिडरेशन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं करते हैं, नाड़ी में भी नहीं करेंगे। और इनका एक रोटेशन का समय ये आपने पढ़ा हुआ अच्छे से। बुध जो है 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर काट लेता है। पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, टू बी प्रिसाइज 365.25 दिन। ऐसे ही शुक्र को और बृहस्पति को, है ना, और बाकी प्लैनेट्स को इतने इतने दिन में या महीनों में या साल में एक चक्कर। अब बात करते हैं इनके कारक तत्वों की। प्लैनेटरी कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक तत्वों की बात करें, क्योंकि ये जो विद्या है ना, बीएनएन, ये बेस्ड किस पे है, कारकों पे। आपको कारक बेस्ड प्रिडिक्शन देगी ये, तो इसलिए कारक को समझना बहुत जरूरी है। आपको उसकी कोई लॉर्डशिप नहीं देखनी प्लेनेट की। वैदिक में क्या देखते हैं हम, किस भाव का स्वामी है, कहाँ के रिजल्ट देगा, है ना। केपी में क्या देखते हैं,
कि प्लेनेट का सब लॉर्ड कौन है? देखते हैं ना। समय गलत जी हुआ सर। तो पता लगा सब लॉर्ड कुछ और था, है कोई और, हम पढ़ रहे हैं कोई और, हम कह रहे हैं शादी होगी, और जो सब लॉर्ड है वो बेचारा कह रहे हैं शादी नहीं होगी। खा गए कच्चा, हो गए फेल। फिर भागते हैं वापस। केपी पढ़ के लोग, प्रैक्टिस करके, जब उन्हें पता लगता है कि भाई केपी की भी एक लिमिट है, फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरी विद्याओं के पीछे भागते हैं, है ना। फिर आके वैदिक पढ़ेंगे और विद्याएं पढ़ेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि यार हम जिसके ऊपर बेस थे उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो यहां पर बीएनएन में प्लेनेट रिजल्ट देता है किसी भी किसी भी इवेंट का अपने नैसर्गिक कारक तत्वों के आधार पर, और वो किस प्लेनेट से कंजंक्ट है, वो कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हर प्लेनेट के कारक तत्वों को डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर आपने नाड़ी में प्लैनेट्स के कारक तत्वों को नहीं समझा तो आप प्रेडिक्शन में फेल हो सकते हो। जैसे कि सूर्य को पिता का कारक और पुत्र का कारक भी माना गया है, मेल प्रोजेनी, मेल चाइल्ड का कारक माना गया है। स्पेशली पहले बेटे का, हो सकता है एक व्यक्ति के 4 बेटे हो, 2 बेटे हो, 3 बेटे हो, है ना, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो बड़ा बेटा है, वैसे मेल प्रोजेनी का कारक होता है ये, है ना, जैसे पिता का कारक है और ससुर का कारक है। ससुर भी तो पिता समान होते हैं ना, तो ससुर का कंसिडरेशन शीतल जी कहां से करोगे आप? कोई भाव नहीं, कोई राशि नहीं, सीधा प्लेनेट प्लेनेट पकड़ना आपने। हाँ सर। आपको अगर आपने आपको अगर आपके ससुर के बारे में जानना है कि भाई उनका स्वास्थ्य खराब है, उनका क्या होगा, है ना, या उनके बारे में कोई और कंसिडरेशन करना है कि ससुर का माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, जायदाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो किसको देखोगे अपनी कुंडली में? सूर्य को। सूर्य को। ऐसे ही आप अपने पति की कुंडली में भी सूर्य से उनके पिता के बारे में कंसिडर कर सकते हो। अपनी कुंडली से भी कर सकते हो और अपने पति की कुंडली से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का ही कारक एक ही है, पिता का और ससुर का। वो आपके पति के लिए पिता है ना, पर आपकी कुंडली में वो ससुर भी है। हाँ। तो मेल प्रोजेनी के लिए भी सूर्य का। उसके बाद लीडरशिप, अगर कोई लीडरशिप की बात है, किसी लीडर की बात कर रहे हो, तो भी आप किससे देखोगे? सूर्य। एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी देखनी है, किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है ना, और उससे संबंधित कोई सवाल आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आप सूर्य को ही देखोगे, सूर्य से ही कंसिडर करोगे। अथॉरिटी देखनी है, ईगो देखनी है, उसकी रॉयलनेस देखनी है किसी व्यक्ति की, उसकी पावर देखनी है, एज वेल एज उसकी राइट आई देखनी है। 2 लुमिनरीज है ना, पहली लुमिनरी सूर्य और दूसरा मून। मून। तो राइट आई का कारक है सूर्य और लेफ्ट आई का है चंद्र, ये हमने वैदिक में भी समझा था, यहां भी वही रहेगा। और किसी भी कंट्री की कैपिटल, जैसे इंडिया की कैपिटल, न्यू दिल्ली। कैपिटल का कंसिडरेशन या कोई सवाल आता है तो किससे देखोगे? सूर्य ही सूर्य। बताएगा उसके बारे में, सूर्य ही इसका कारक है। केंद्र सरकार का, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और राज्य सरकार का? मून। राज्य सरकार का मून। ठीक है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर का तो है ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है ना। मान सम्मान का कारक नाड़ी में सूर्य को माना गया है। मान सम्मान, आपकी समाज में कितनी इज्जत है, घर में कितनी इज्जत है ना, और ओवरऑल कितनी इज्जत है, वो आपका सूर्य बता देगा। आपका नेम फेम, कितना आप नेम फेम कमाओगे जीवन में, या आपके नेम फेम पे कोई बट्टा लगेगा, या अपलिफ्टमेंट मिलेगा, या कोई अवार्ड मिलेगा, है ना। जीवन में प्रोस्पेरिटी और प्रेस्टीज, इसका कारक भी कौन है? सूर्य। सूर्य है। नाड़ी में, है ना, वैदिक में हम थोड़ी चीजों को ट्विस्ट कर देते हैं, लेकिन नाड़ी में बड़ा क्लियर कट हर प्लेनेट के कारक तत्व बड़े अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, और उन्हीं कारक तत्वों से आप देखना, आपको रिजल्ट मिलेंगे।
अब बात करते हैं चंद्रमा की। माता का कारक है, सबको मालूम है। इसके साथ साथ बड़ी बहन का कारक है। और वैदिक में क्या कहते हैं बुध को? बहन, बुआ, बेटी। बेटी, ट्रिपल बी। लेकिन नाड़ी में देखो, इसको ज्यादा इलेबोरेट किया है कि अगर आपको बड़ी बहन का कंसिडरेशन करना है तो चंद्रमा, और छोटी बहन का कंसिडरेशन करना है युवा बहन, तो बुध। आपसे यदि बड़ी बहन है तो आप चंद्रमा से देखोगे, क्योंकि बड़ी बहन माता समान मानी गई है शास्त्रों में, इसलिए इसका कारक चंद्रमा है। ऐसे ही बड़ी साली भी जो होती है ये भी माता समान होती है ना। और छोटी छोटी साली, बुध। छोटी साली बुध, क्योंकि वो बेटी समान मानी गई है शास्त्रों में। और साली घरवाली कब मानी जाती है जगजीत जी? ओ जगजीत जी, हाँ जी सर। शादी आदि घरवाली, ये कौन से शास्त्र में दिया गया है? ये भी समझा दो। बताओ। शुक्र राहु। हैं? शुक्र राहु। चलो, इसकी कंडीशन अप्लाई होती है। मरकरी सर। इसकी इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई है, दो तीन प्लेनेट होता है इसमें, और कॉम्बिनेशंस के हिसाब से बन जाती है साली आदि घरवाली। वो आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जब दो प्लेनेट को जोड़ के देखोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी साली है तो बड़ी साली माँ समान है, छोटी साली बहन समान है। तो बहन का कारक छोटी का बुध और बड़ी का चंद्रमा। सास भी माता समान होती है तो चंद्रमा। मामा की पत्नी, मामी, ये भी माता समान होती है। माँ के रिश्तेदार, फीमेल रिश्तेदार जितने भी हैं। और तीसरी पत्नी, ठीक है, किसी की तीन शादियां हो तो तीसरी पत्नी का जो कंसिडरेशन करोगे कहां से करोगे? कारक कौन चंद्र। सा पकड़ोगे? चंद्रमा। क्योंकि यहाँ पे हाउस तो है नहीं ना, केपी के हिसाब से या वैदिक के हिसाब से। आपने हाउसेस से तो कंसिडरेशन करना नहीं है कि पहली पत्नी सप्तम भाव से, दूसरी पत्नी सेकंड भाव से केपी के हिसाब से, और वैदिक के हिसाब से नवम भाव से, और तीसरी पत्नी 11 भाव से। तो भाव तो देखने ही नहीं, यहाँ पे भाव तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ प्लेनेट ही बताएगा आपको रिजल्ट कि एक पत्नी मिलेगी, दो मिलेंगी, तीन मिलेंगी, या एक भी नहीं मिलेगी। क्या समझे? है ना सिंपल शीतल जी? कितना सिंपल है? हाँ, अब आसान हो जाएगा प्रेडिक्शन करना। सर इतनी जन का एक साथ प्रिडिक्शन कैसे हो जाएगा? मतलब हम किसी का अगर पापा का देखेंगे और ससुर का भी एक ही चीज से देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? तब दिखेगा, चलते जाओ धीरे धीरे। ये नाड़ी है। मैंने क्या कहा था कि नाड़ी ऐसी स्टनिंग प्रेडिक्शन देती है ना कि आप ये वैदिक बुद्धि सब भूल जाओगे। लेकिन हाँ, वैदिक को भूलना नहीं, कई जगह आके नाड़ी अटक जाती है। नाड़ी की भी लिमिटेशन है। देखो, हर एक नदी की एक लिमिटेशन है। हम्म। ये नदियां हैं सब, ये सब जाके किससे मिली हैं? समुद्र। सागर समुंदर में से। समुंदर वैदिक कौन के है? साथ वैदिक। वैदिक। समुंदर एक ही है वैदिक, जिसका छोर आज तक मिला ही नहीं हम्म, किसी को, कोई ढूंढ ही नहीं पाया। और ना गहराई नाप पाया कितनी है। जो ये कह देना कि मैंने वैदिक पूरी पढ़ ली, तो समझ लो कि उसने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। क्योंकि वैदिक तो इतना विशाल है, और ये सारी नदियां वहीं जाके मिलती हैं। पर ये नदियां हमें ना रास्ता बहुत अच्छा दिखा देती हैं। रास्ता। बहुत बढ़िया डायरेक्शन दिखा देती हैं हमारे को ये, सरप्राइजिंगली। वो आप देख चुके हो। आप केपी पढ़ चुके हो ना? आप तो खैर लेट ज्वाइन किया था, हाँ। है ना। जेएस ने कर लिया है। जेमिनी आप पढ़ चुके हो। जेमिनी की अपनी खूबसूरती है कि नहीं है? केपी जबरदस्त की है है सर। कि नहीं है? अपनी ब्यूटी है। जो चीजें जेमिनी दिखाती है वो वैदिक में आप नहीं समझ फिर पाते। वैदिक में थोड़ा झोल आ जाता है हालांकि जेमिनी वैदिक को में भी वो लेकर। चीजें हैं, ऐसा नहीं कि वैदिक में नहीं है, लेकिन यहाँ इजी तरीके में समझाया गया है वैदिक से। केपी में इजी तरीके से समझाया गया कुछ चीजों को, वैदिक के कुछ पार्ट को। लाल किताब पढ़ोगे तो और आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्रक्स निकाल के दिया इन्होंने। चाहे वो कृष्ण मूर्ति जी हो, चाहे वो रूपचंद जोशी जी हो, चाहे महर्षि जैमिनी जी हो, चाहे आज की डेट में आर जी राव हो, जिन्होंने भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी को जोड़ के भृगु नंदी नाड़ी बनाई है।
चलो, चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक है, लिखते जाना, ये इसमें सारे मैंने लिखे नहीं है ना। राज्य सरकार का कारक है। लिक्विड कैश आपके पास कितना रहेगा, नहीं रहेगा, भले ही बैंकों में आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा हो, भले ही आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, जेब से ठन ठन गोपाल रहोगे या जेब में माल रहेगा, कितना माल रहेगा। कैश लिक्विडिटी। एक्सपेंडिचर, खर्चा, कलंक लगना, शुक्र नहीं होता, कलंक लगाता है चंद्रमा। चंद्रमा के कारण कलंक लगता है। लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंगल नहीं बताएगा, कौन बताएगा? चंद्रमा, क्योंकि कैश लिक्विडिटी का कारक है। कैश लिक्विडिटी कैसे आएगी, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, मूवमेंट बताता है चंद्रमा, आपकी मूवमेंट कैसी है, क्योंकि चंद्रमा की चाल कैसी है, सुपर फास्ट, है ना। और यात्रा का कारक कौन है? चंद्रमा, ट्रेवलिंग का कारक। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो घी हो, क्रीम हो, मिल्क हो, इवन दही हो, वैदिक में दही का कारक किसको मानते हैं? शुक्र को। शुक्र को। यहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स, कितने भी, कैसे भी डेयरी प्रोडक्ट हो जो मिल्क से बने हुए प्रोड्यूसेस हैं, उनका कारक आपको चंद्रमा ही बताएगा। उसके बारे में प्रिडिक्शन आपको चंद्रमा से ही करनी है। एडल्ट्री, एडल्ट सोचना, एडल्ट सोच आपकी, ये चंद्रमा है। होली प्लेसेस जितने भी हैं, ये चंद्रमा है। अबॉर्शन अगर कराएगा तो चंद्रमा कराएगा। खाना, जितना भी खाना है, फूड आइटम्स, सारी चंद्रमा की हैं। सेकंड भाव में उच्च का मानते हो ना, सेकंड भाव ही तो खाने का होता है, मुख का होता है आपके। चंद्रमा खाने का कारक है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज इन रेजिडेंस या चेंज ऑफ प्लेस, चेंज का कारक है चंद्रमा। चोरी का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा चोर नहीं है, लेकिन चोरी का कारक है नाड़ी में, ठीक है। और आपकी पास्ट लाइफ की डिजायर भी चंद्रमा ही बताता है। पास्ट लाइफ की डिजायर, ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल नाड़ी में बॉडी है, देह है, और पति का कारक माना जाता है। स्त्रियों के लिए पति का कारक मंगल है, बृहस्पति नहीं है। शुक्र को पति का कारक माना गया है मेल के लिए। मंगल भाई का कारक है, दूसरा भाई मतलब छोटा भाई। पूजा जी समझ लो, यहां फिर मैं पूछूंगा ना। मंगल छोटे भाई का कारक है, आपके दूसरे पुत्र का कारक है। पहला पुत्र कहां से देखना है? सूर्य से। सूर्य। दूसरा पुत्र आ गया मंगल। साला। साला भी छोटे भाई के बराबर होता है ना, तो इसलिए मंगल से। चाचा का कंसिडरेशन मंगल से किया जाता है, लेकिन ताऊ का कंसिडरेशन किससे करोगे? चाचा राहु। मतलब पिता का छोटा भाई, जी। और ताया राहु से है। पिताजी के बड़े शनि। भाई शनि। हम्म, देखो, क्लैरिटी देख रहे हो उसमें? वैदिक में क्या बोलते हैं, चाचा का कारक शनि। अब चाचा तो दो है ना, चाचा बड़ा भी हो सकता है, चाचा छोटा भी हो सकता है। आपके पिता से जो छोटा है वो आपका चाचा है, जो पिता से बड़ा है वो आपका ताया है। पहले हुआ करता था, अब तो खैर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो, है ना। एक लड़का एक लड़की, ना चाचा ना ताऊ, हाँ रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। बुआ का रिश्ता भी खत्म, मासी का रिश्ता खत्म, चाचे का खत्म, ताए का खत्म। तो अब तो बढ़िया ही होता जा रहा है, अंग्रेजी सिस्टम बनता जा रहा है ना। पर पहले के समय में ऐसा नहीं था, है ना। तो चाचा का कंसिडरेशन मंगल से। दामाद भी छोटे भाई के समान माना गया है ना। तो इसको मंगल से ही कंसिडरेशन करोगे। पैतृक पक्ष जितना भी है, उससे जो भी संबंधित सवाल हैं, पितृ पक्ष से, पिता के साइड के कोई भी सवाल करने हैं आपने, मंगल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। छोटा भाई है, बॉडी है आपकी मंगल। अब यहां पे देखो, लगन नहीं है। वैदिक में किससे कंसिडरेशन करते हैं बॉडी का? फर्स्ट हाउस। लगन। लगन से।
लगन से करते हैं ना, यहाँ लगन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बात खत्म। अब काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखोगे शिवा, तो पहले हाउस में राशि कौन सी पड़ती है? एरिस। किसकी होती है? मंगल। मंगल। मंगल की। वैदिक में भी मंगल को कारक माना गया वहां का, जी। माना गया कि नहीं माना गया? हाँ जी हम्म। सर। बस नाड़ी का कंसेप्ट है, क्योंकि बॉडी का कारक मंगल, आपकी बॉडी में जो भी होगा मंगल बताएगा क्या होगा। और फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक है, आपकी आईब्रोज का कारक है मंगल। पहले भाव से क्या देखा जाता है? हेड। वैदिक में हेड देखते हैं ना, जी। बॉडी पार्ट में। तो यहाँ पे आईब्रोज और आपके दांत, टीथ का कारक मंगल। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मंगल बताएगा। मैरिज से संबंधित सुख जो है मंगल बताएगा। इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो वर्किंग गैजेट्स हैं, वो सारे मंगल के हैं। राहु को इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, बल्कि जो डेड गैजेट्स होते हैं, डेड गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जो उपकरण आपके डेड हो गए हैं, जो आपके घर पे पड़े हैं, वो राहु हैं। जो काम कर रहे हैं, जिनमें लाइफ है, जिनमें करंट दौड़ रहा है शिवा, वो किसके हैं? मंगल। मंगल की। वो मंगल है। यानी कि जो जिंदा है, जो इक्विपमेंट जिंदा है आपका इलेक्ट्रिकल, जो गैजेट जिंदा है, वो है मंगल के। और जो मर गए हैं, डेड हो गए हैं, तभी कहते हैं ना, घर से जितने भी आपके डेड गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इनको, ये राहु होते हैं, इनको निकालो, इससे राहु खराब होता है। बोलते हैं ना शिवा, शीतल नहीं बोलते? हाँ हाँ बोलते हैं सर। हाँ, तो नाड़ी इसको क्लैरिटी देती है इसमें। नाड़ी बोलती है कि भैया, जो जिंदा है वो मंगल है, काम कर रहे हैं, जो डेड हो गए हैं वो राहु है। सर मैरिड लाइफ मेल फीमेल दोनों का मंगल है कि या सिर्फ मेल का है? दोनों के लिए होती है मैरिड लाइफ, जी। क्योंकि स्त्री के लिए पति का कारक है ना, जी। पति का कारक हम्म। है ना। और मैरिड कैसी रहेगी, आइदर मेल और फीमेल, ये मंगल बताएगा, शुक्र नहीं बताएगा। क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, जितने भी स्टोन क्रशिंग मशीन्स हैं, जितने भी ग्रेनाइट स्टोन का काम है, हार्डकोर, ये सारा मंगल का है। ट्रायंगल मंगल का होता है। त्रिकोणा, त्रिकोणा बोलते हैं ना, त्रिकोण, हाँ ट्रायंगल। आपने देखा होगा वैदिक में तिकोना मूंगा पहनाया जाता है। हाँ। और तो कोई स्टोन, जेमस्टोन, तिकोना नहीं पहनाया जाता ना। क्यों नहीं पहनाया जाता? अब समझ में आ गया होगा आपको। ट्रायंगल शेप मंगल। में सिर्फ एक ही स्टोन है जो कि मंगल का होता है। हम्म। इसके अलावा कोई ऐसा स्टोन नहीं है जो ट्रायन शेप में हो, क्योंकि त्रिकोण का कारक जो होता है वो मंगल है। मंगल को माना गया है त्रिकोण का कारक, ट्रायंगुलर, कि जो भी चीज त्रिकोण में है वो मंगल की है। लड़ाई झगड़ा मंगल का है, एक्सीडेंट मंगल का है। कोई अष्टम भाव नहीं, कुछ नहीं, कोई वृश्चिक राशि नहीं, सीधा मंगल। पुलिस, आर्मी, जितनी भी डिफेंस की चीजें हैं, जितनी भी शार्प चीजें हैं, जितने भी हथियार हैं, शापन, है ना, जितने भी मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, है ना, जिससे बॉडी काटते हैं, वो सारा मंगल है। मार धाड़ वाली सारी चीजें मंगल की हैं। और इसके साथ ही साथ, अगर व्यक्ति की एडवेंचर लाइफ देखनी है, कई लोग होते हैं ना एडवेंचरस होते हैं, सूर्य से नहीं, मंगल से देखो, मंगल दिखाएगा। एवरेस्ट पे जाना है तो मंगल स्ट्रांग होना चाहिए आपका, है ना। आप देखना, जो लोग ज्यादा इनकी वो करते हैं ना यात्रा, क्या बोलते हैं अपना, अमरनाथ वगैरह की, है ना, एडवेंचरस होते हैं, आप दे चेक करना उनकी कुंडली में, मंगल आपको क्लियर दिखा देगा। आगे एग्जाम्पल चार्ट करेंगे हम, दिखाऊंगा हाँ। उसमें आपको।
तो एडवेंचर किसका है? मंगल का। मंगल का। एडवेंचर कौन कर सकता है? जिसमें जो एक्शन मंगल ओरिएंटेड मंगल। होगा, एनर्जेटिक होगा, रिस्क टेकर होगा, वही तो करेगा ना। जिसका मंगल मजबूत होगा, यानी कि जिस जो साहसी होगा, साहस, है ना, पराक्रम बोलते हैं ना, तो एडवेंचर भी मंगल का है। मंगल के बिना एडवेंचर नहीं हो सकता। चंद्रमा से यात्रा जरूर करा देगा, लेकिन आपको एडवेंचर अगर देखना है तो मंगल देखो। मंगल साहस का कारक है। अब बुध की बात करते हैं। बुध आपके यंगर, पहले तो दूसरी पत्नी, पहली पत्नी कहाँ थी? चंद्रमा। चंद्रमा। है ना, तीसरी पत्नी थी वो। पहली शुक्र पत्नी तो पहले। शुक्र है सर, पहली हाँ। पत्नी तो शुक्र है। अरे क्या हो गया? हाँ, आपने पहली पत्नी की बात ही नहीं करी थी, तीसरी याद रही तो इसलिए। फिर चंद्रमा को क्यों बेचारे को दुखी कर रहे हो यार? तो पहली हो पत्नी सकता वीनस, दूसरी पत्नी बुध, तीसरी पत्नी चंद्रमा। चंद्रमा। एक दो तीन, अब बताओ अपनी अपनी कुंडली में चेक करो। तीन मिलेंगी, दो मिलेगी, या एक मिलेगी, या एक भी नहीं मिलेगी? ये कैसे देखोगे? एक ही मिलेगी सर। एक ही मिलेगी। सब जगी जी मिलनी होती तो दुश्मन। मिल चुकी होती, इसलिए कह रहे हैं कि मिलेगी। हाँ। कोई नहीं, कुंडली देखते हैं, अभी तो स्कोप बाकी है। बुध की महादशा, बुध की महादशा चल रही है आपकी, दूसरी पत्नी का योग है, ऐसी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, है ना। सर अंकल आंटी को आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ देखेंगे, अंकल आंटी? अंकल आंटी भी दिखाते हैं, रुको। आपका युवा भाई, युवा मतलब तीसरा भाई। पहला भाई कहां से देखा आपने? सूर्य से। सूर्य। दूसरा मंगल। दूसरा मंगल, तीसरा बुध। तो है ना, अगर आपके मान लो तीन भाई हैं, ऐसे ही आपकी छोटी बहन, युवा बहन, आपके दोस्त, आपके करीबी मित्र, प्रेमी प्रेमिका, दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, मामा, और सबसे छोटी बेटी, कितने भी नंबर की हो, मेल के लिए गर्लफ्रेंड और फीमेल के लिए बॉयफ्रेंड, मामा, मौसा, है ना, कजन्स, कजन बोलते हैं ना, कजन्स है हमारे भाई। इसके साथ साथ फिर एजुकेशन, स्पीच, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड इवन, है ना, फ्लैट प्रॉपर्टी, एस्ट्रोलॉजी, आपका स्टडी रूम, आपका बुक शेल्फ, ये सारी चीजें किसकी हैं? बुद्ध की हैं। बुद्ध गवर्न करता है इसको। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी में। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी हाँ बुध के पास है। एस्ट्रोलॉजी बुद्ध के पास है। कॉम्बिनेशन है, वो पढ़ाऊंगा मैं आगे, कौन कौन से अच्छा। कॉम्बिनेशन से एस्ट्रोलॉजी आती है। पर पहला कारक इसमें एस्ट्रोलॉजी का बुद्ध ही है। बुध। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है नाड़ी में बृहस्पति, जिसको कि जीव कारक बोला गया है। जीव कारक, क्या मतलब हुआ जीव कारक का? लॉजिक क्या है इसका? खुद जीव है सर। है, जीवन। जीव खुद। यानी कि नाड़ी। अगर आपकी इंडिविजुअल। कुंडली में आप लगन के स्वामी को, लगन स्वामी को क्या मानते हो आप? बॉडी। लग्नेश मानते हो ना। हम्म। हम्म। लेकिन नाड़ी में बृहस्पति आपका लग्नेश होता है। हम्म। बॉडी आपकी मंगल होती है, और जीव यानी कि जो उसके अंदर आत्मा है, जो संचरण कर रही है, जिसकी वजह से आप जीवित हो, जीवन का कारक है बृहस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बृहस्पति निकल जाए ना आपके अंदर से, तो क्या रह जाएगा? मंगल मंगल रह जाएगा खाली, है शिवा। जी प्राण सर, लेकिन निकल ये सब जाएंगे। सिर्फ पुरुष के लिए ना सर, बृहस्पति? दोनों के लिए। जैसा तो आपने इस स्लाइड में स्त्री, तो लिखा है हाँ, पुरुष के लिए। स्त्री के लिए जीव कारक स्त्री के लिए शुक्र है, लेकिन जी। श्वास का कारक बृहस्पति ही माना जाता है। अच्छा। वो आगे आगे डिस्टिंग्विश करेंगे इसको हम, जब जी। प्रिडिक्शन पे आएंगे, है ना। हम्म। मेल में जीव का कारक बृहस्पति, पीपल का ट्री बृहस्पति, पुरुष जातक के लिए अर्थात स्वयं, गुरु, गाइड, प्रतिष्ठित व्यक्ति, दूसरा पति। स्त्री के लिए दूसरा पति, पहला पति कौन था? मंगल। 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 दूसरा पति
गुरु। बृहस्पति। गुरु, है ना। गुरु। अब अपना अपना गुरु चेक करो। पीपल का वृक्ष कौन गवर्न करता है? जुपिटर। गुरु। कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़, बृहस्पति। वुडन, जितनी भी वुड की आइटम है, बृहस्पति। इंटीरियर जितना भी है, चाहे वुडन इंटीरियर है, वो सारा किसका है? बृहस्पति का। चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, जितना भी धर्म का काम है, धार्मिक संस्थाएं हैं, है ना, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है, सारा बृहस्पति का है। कोई भी टेम्पल है या रिलीजियन प्लेस है, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसका है? बृहस्पति। बृहस्पति। रिलीजियस प्लेस जहां पे धर्म का काम होता है ना, वर्शिप होती है, किसी भी धर्म की होती हो, चाहे कैंडल जलाते हो, चाहे वहां पे हवन करते हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो भी वर्ड आ गया वहां पे बृहस्पति पिक्चर में आ जाएगा। टीचिंग, टीचर, गाइड, एडवाइजर, ये सब कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। आशीर्वाद, ब्लेसिंग, मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, बृहस्पति। दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दोस्त कौन है? दोस्त है बुध, मरकरी। लेकिन दोस्तों की सपोर्ट है या नहीं है, ये कौन बताएगा? दोस्त फेवरेबल है या नहीं है, बृहस्पति। और अगर बात करें तो हेलोजन लाइट, ये भी बृहस्पति की है। लक, लक मतलब फेट, मतलब भाग्य, किसका है? बृहस्पति का। नेम फेम सूर्य का है, लेकिन लक किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति। और आपके घर में पूजा का जो भी सामान है, जो भी पूजा का, अगर कोई मंदिर है या आपने जो प्लेस बनाया हुआ है या रूम बनाया हुआ है, वो सारा किसके द्वारा गवर्न होता है? बृहस्पति के द्वारा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र स्त्रियों के लिए जीव कारक माना गया है। पहली पत्नी को दर्शाता है मेल के लिए, ठीक है। बड़ी जो बेटी है वो कहां से देखी जाती है? बड़ी बेटी हाँ, शुक्र से, छोटी बेटी, बुध से। छोटी बेटी बुध से, है ना। बड़ी बहन जो आपसे बड़ी है वो शुक्र शुक्र है। से। हाँ। और इससे बड़ी, अगर इससे और बड़ी है, मान लो आपकी दो बड़ी बहन है, तो इमीडिएट बड़ी शुक्र है और उससे बड़ी चंद्रमा है। चंद्रमा। बात समझ में आई? बड़ी बेटी, है ना, ये छोटी बेटी। बड़ी पुत्र वधु, यानी कि पुत्र वधु कौन होती है? डॉटर इन लॉ। है बहू, डॉटर इन लॉ। बहू है ना, डॉटर इन लॉ। तो बड़ी बहू आपकी जो है वो शुक्र है। और इसके बाद जितनी फीमेल है, जैसे सिस्टर होगी, डॉटर इन लॉ हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, ये सब क्या है? शुक्र है। बस वेरिएशन यहाँ आ जाएगा, बड़ी अच्छा, सिस्टर तो इन लॉ है। पॉजिटिव नहीं है? म्यूट कर लो होशिका जी, कौन कौन सी? अपने घर की रामायण मत सुनाया करो, है ना। पैसा शुक्र है। नाड़ी में पैसे का कारक, धन संपत्ति जायदाद का कारक किसको माना गया है? फाइनेंसिस का कारक किसको माना गया है? शुक्र शुक्र। को। शुक्र ही पैसा है, शुक्र ही लग्जरी है, शुक्र ही फाइनेंस है, शुक्र आर्टिस्टिक है, शुक्र ही आपका फाइन आर्ट्स है। आपकी ज्वेलरी घर में जितनी है वो सारी शुक्र की है। लाइफ सेविंग जितनी ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, यानी कि जो दवाइयां आप खाते हो, किसी भी बीमारी से जुड़ी हुई कोई दवाई आप खा रहे हो, वो किसकी है? शुक्र की। बट लाइफ सेवर होनी चाहिए। दवाइयां तो और भी बहुत होती हैं जो आप शौक से खाते हो, या
नशे लाइफ पत्ते के लिए खाते हो, है ना। लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, क्यों? क्योंकि मृत संजीवनी जो है विद्या, शुक्राचार्य जी वो के किसने द्वारा। लिखी थी? शुक्राचार्य आचार्य। जी ने, है ना। मृत व्यक्ति को जीवित करने की विद्या शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर से प्राप्त की थी, तप के द्वारा। तो जितनी भी आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, कोई भी है ना, वो सब शुक्र की हैं। फैशन इंडस्ट्री सारी शुक्र की है, ब्यूटी पार्लर सारे शुक्र के हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट सारे शुक्र के हैं। उसमें बिंदी लिपस्टिक से लेके पाउडर, परफ्यूम, एवरीथिंग, एपरल सारे शुक्र के हैं। क्लब हाउस जितने भी हैं, क्लब्स जहाँ पे डांस होता है ना, जहाँ पे लोग जाके थिरकते हैं, नाचते गाते हैं, क्लबों में जाते हैं, है ना, वो सारा किसका है? लेविश लाइफ जो भी है, शुक्र का है। गंधर्व लॉयर, विद्या भी बोलते हाँ जी। हैं। गंधर्व विद्या सारी शुक्र की है। कौन सी विद्या? गंधर्व विद्या सर जिसमें आर्ट और ये सब हैंड रेस कर दिया करो, अभी आवाज नहीं आ रही आपकी, है ना। थिएटर, नाटक, नौटंकी, सिनेमा, फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री, पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, शुक्र। हाउस शुक्र है। जो कि अपने ट्रेडिशन को नहीं मानता, वैदिक कल्चर्स को नहीं मानता, परंपराओं का निर्वहन नहीं करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? शुक्र। शुक्र से देखा जाएगा कि आप अपनी परंपराओं को मानने वाले होगे कि नहीं होगे, है ना। गायनाकोलॉजिस्ट, शुक्र। रिलेशनशिप, शुक्र। सेक्स, शुक्र। शनि की बात करते हैं। बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर शनि। भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है शनि। बृहस्पति जीव कारक है और शनि कर्म कारक। जीव पैदा हुआ है, उसके पीछे क्या कार्मिक पैटर्न ड्यू है, किन कर्मों के कारण व्यक्ति का जन्म हुआ है, पूर्व में कर्म किए थे उसके कारण, और अभी करंट में कैसे कर्म करेगा, वो सब चीजें, कार्मिक पैटर्न सारा शनि का है। तो पैदा होने के पीछे क्या राज है, वो शनि बताता है। पास्ट लाइफ, कई लोग कराते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपके कौन से कर्म अधूरे हैं, या किन कर्मों के कारण आपको पुनर्जन्म लेना पड़ा है, या इस जन्म में आप क्या कर्म करोगे। कर्म का कारक शनि, जीव का कारक बृहस्पति। बड़े भाई का कारक है पिताजी के बड़े भाई, यानी कि ताए का कारक है आपके नौकर, आपके अधीनस्थ कर्मचारी। और तीसरा पति यहां से देखा जाता है। पहला पति मंगल, दूसरा पति बृहस्पति, और तीसरा पति शनि से देखा जाता है। प्रोफेशन के बारे में, आप कैसा प्रोफेशन करोगे, प्रोफेशन में आप कैसा परफॉर्म करोगे, प्रोफेशन में उतार चढ़ाव, चेंज इन प्रोफेशन, लॉस इन प्रोफेशन, प्रोफेशन से जुड़ी हुई हर एक समस्या का समाधान या कंसिडरेशन आपको शनि के द्वारा करना है, शनि से करना है कुंडली में। कोई दशम भाव नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना, शनि को देखो बस, शनि बताएगा कर्म के बारे में। और कर्मों से मुक्ति भी, जब फाइनल छुट्टी होगी पूजा जी, तो वो भी शनि बताएगा कि आपकी छुट्टी कब होगी, है ना। जब कर्मों से मुक्ति, तो आपकी छुट्टी। चलो, जगह खाली करो, काम खत्म। है ना। हाँ जी। खाम खा जगह घेर के बैठे हो, आप जाओगे तो नए आएंगे, तो हम्म। एक दिन तो जाना ही है ना। तो वो कौन बताएगा? शनि। यानी आयुष कारक कौन? शनि। शनि। और बृहस्पति, दोनों दोनों से कंसिडरेशन किया जाता है। पीछे क्योंकि मेरे वो से किसी जीव ने का पूछा था कि यार क्या नाड़ी से आयु का कंसिडरेशन किया जा सकता है, लॉन्जिविटी निकाली जा सकती है? पूछा था ना किसी ने, तो शायद उस दिन जीव वेबिनार कारक में पूछा होता था है। किसी ने। जी सर, बिल, वेबिनार में क्वेश्चन पूछा था, हाँ बिल्कुल सर। निकाला जा सकती है, और बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। मैं निकालनी सिखाऊंगा आपको। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है शिवा, कोई ज्यादा टीडीएस सूत्र नहीं है।
बहुत सिंपल वे में नाड़ी से आप व्यक्ति का टेन्योर निकाल सकते हो कि कर्मों से मुक्ति कब होगी। जी सर। और अगर विदेश की बात करें, वो हम अलग अलग प्लेनेट की बात करेंगे। विदेश में तो लंदन का कारक होता है, लंदन का कारक है शनि। पुराने मटेरियल जितने भी हैं, जो चीज पुरानी हो गई है वो शनि है। कोल्ड स्टोरेज शनि है। जितने भी कोल्ड स्टेट्स हैं, जैसे लेह लद्दाख हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब किसके हैं? अब कोई कहता ना कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर सेटल होना चाहता हूँ, है शिवा? कौन सी कंट्री में जाऊं, कहाँ सेटल होऊंगा? जी। हम्म। तो यहाँ आपको प्लैनेट्स के कारक तत्व जो हैं हेल्प करेंगे। तो जितने भी ठंडे प्रदेश हैं वो सब किसके हैं? शनि के। प्रोफेशन इससे देखा जाता है। और बॉडी पार्ट में अगर कुछ कोई बॉडी पार्ट अंग भंग होता है, वो शनि से देखा जाता है। बॉडी किसकी है? मंगल की। मंगल का शत्रु कौन है? शनि। नहीं। तो अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट आएगा या बॉडी किसी तरीके से अंग भंग होगा, वो शनि से देखा जाएगा। जज भी बनाता है शनि, तेल रिफाइनरी, है ना, ये सब शनि की है। हार्डवेयर शनि का है, मेटल शनि के हैं, मेटल इंडस्ट्री शनि की है। सफरिंग्स जितनी है, किसी भी किस्म की सफरिंग्स है, वो शनि बताएगा, शनि से देखी जाएंगी। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द, है ना, सफरिंग्स, ऑल काइंड ऑफ सफरिंग्स, एक ही कारक है शनि। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके पैतृक पक्ष के जितने भी रिलेशन है उनको दिखाता है, जैसे दादा का कारक भी है, पोते का कारक भी है, और आपके पितरों का कारक भी राहु है नाड़ी में। पैतृक यानी कि पिता के साइड के जो आपके पितर हैं, रिलेशन है, दादा वगैरह, वो सब राहु से। और नाना ननिहाल के साइड से मातृ पक्ष के जो रिलेशन है, नाना हो गया, और मातृ पक्ष माता की साइड के जो पितर हैं, वो सारे केतु से, मतलब ननिहाल केतु है और ददियाल राहु है। अदर कास्ट जितनी भी आपसे अलग कास्ट हैं, अलग जातियां जितनी भी हैं, वो राहु की हैं। व्हील, घूमने वाला पहिया, राहु से देखा जाता है, चंद्रमा से नहीं देखोगे। व्हील का कारक राहु, एरोप्लेन का कारक राहु, काले जादू का कारक ब्लैक मैजिक, है ना, राहु का है। फोटो खींचोगे ना, तो वो फोटो किसकी है? यानी कि राहु। प्रतिबिंब राहु का। शुक्र सिनेमा का कारक है, लेकिन जो छाया आ रही है वो राहु का कारक है, राहु उसका कारक है। अगर आप फोटो खींचते हो और अच्छी आती है तो समझो राहु अच्छा है, और आप कहते हो नहीं नहीं मेरी फोटो अच्छी नहीं आई, तो इसका मतलब जगजीत जी राव राव। कि आप राहु को क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना। कई लोग कहते हैं ना मेरी फोटो अच्छी नहीं आती, मैं फोटो नहीं खिंचवाती। राहु खराब करते हैं अपना। जिनको खुद ही अपनी पिक्चर समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब राहु खराब है उनका। तो ये सर इंस्टा वाले सर जितने भी हैं सब राहु प्रोमिनेंट वाले बिल्कुल होंगे सर। बिल्कुल ये सारा है ही राहु का, ये युग ही राहु हम्म। का है। हम्म। आप देखो ना, युग ही राहु का है। टेक्नोलॉजी सारी राहु की है। ब्लैक हम्म। मार्केट या ब्लैक मार्क्स, शरीर पे काले धब्बे, जैसे तिल वगैरह होते हैं या मोल होते हैं, जिसको मोल बोलते हैं, स्पॉट्स हो गए, ब्लैक स्पॉट्स हो गए या मोल्स हो गए बॉडी पे, ये सारा राहु का है। काला स्पॉट, फॉरेन कंट्री सारी राहु की हैं, फॉरेन यात्रा राहु की है, फॉरेनर राहु है, चीटिंग राहु है, सीक्रेट अफेयर राहु है। फिजिकल और मेंटल, है ना, सीक्रेट अफेयर, फिजिकल या मेंटल, किसी भी किस्म का हो अफेयर। डेथ स्नेक, डेथ राहु देता है, ध्यान रखना, शनि नहीं है।
नाड़ी में डेथ का कारक कौन है? राहु। शनि किसका कारक है? कर्म का कारक है ना। बृहस्पति जीव का कारक है। बॉडी, मंगल उसका कारक है, मंगल बॉडी का कारक है। मृत्यु कब होती है? मृत्यु कब होगी? जब जब राहु इन कर्म। सबको ग्रास में ले लेगा। बॉडी भी एफ्लिक्शन में आएगी, जीव भी एफ्लिक्शन में आएगा, और कर्मों से मुक्ति हो जाएगी, है ना। कुछ ऐसे सर्टेन कॉम्बिनेशन बनेंगे जहां पे ये तीनों पीड़ित होंगे और राहु का प्रभाव आएगा। तो क्या होगा? राम नाम। शमशान भूमि किसकी है? राहु की। कब्रिस्तान किसका है? राहु का। जितने भी अनकन्वेंशनल चीजें हैं वो सब राहु की हैं। अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स, अनट्रेडिशनल। ग्रैंडफादर आउटस्टैंडिंग, आपके प्रीवियस बर्थ का आउटस्टैंडिंग, पूर्व जन्म के अधूरी इच्छाएं, ये राहु बताता है। ब्लैक स्पॉट जो होते हैं बॉडी पे, ये किस वजह से होते हैं? एनी साइंटिफिक रीजन समबडी कैन टेल मी? मेलानिन जो ज्यादा हो जाता है तो ब्लैक स्पॉट होते मेलानिन क्यों डिस्टर्ब होता है बॉडी में, किस कारण से होता है? हैं। सूर्य का लाइट शायद कम है। दिस इज बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज का डिसऑर्डर। अल्ट्रावायलेट रेजिस के कारण जो बॉडी का मेलानिन है वो डिस्टर्ब होता है ना, या इफेक्टेड होता है, जिससे कि मोल्स बनते हैं बॉडी में। मेलानिन क्या होता है? कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे, तो क्या बन जाता है? वो मोल बन जाता है। बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। तो राहु इतना पावरफुल है ना। और आपकी बॉडी में किसको किसको डिस्टर्ब किया उसने? आपकी इम्यूनिटी को। आपके जो हम्म। सेल्स थे उसकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब किया, है ना। अब बात करते हैं केतु की। बृहस्पति यदि गुरु है, कल कौन पूछ रहा था चेले के बारे में कि फॉलोअर कहाँ केतु से चला। देखेंगे, शिष्य कहाँ से हाँ देखेंगे? किसी ने पूछा था। हैं? संजोली। आ गया ना। कल ही बताया था मैंने, गुरु का आश्रम भी केतु है, गुरु का चेला भी केतु है। एक गुरु के कितने चेले होंगे, केतु बताएगा। जीवन में कितने भी डिस्प्यूट होंगे ना, डिस्प्यूट इन लाइफ, वो सब केतु के हैं। जितनी तारे हैं, ऑल वायर्स, थ्री पिन प्लग, तीन के कॉम्बिनेशन में कोई चीज है तो वो केतु है। कुजवत केतु क्यों बोलते हैं पूजा जी? मंगल और केतु का संबंध होता है। कुजवत केतु बोलते हैं ना, शनिवत राहु हाँ बोलते जी। हैं। हाँ जी। शनिवत, मंगल का हायर ऑक्टेव है सर। शनिवत राहु, हम्म, और कुछ कुछ कुजवत की केतु, ये क्यों बोला जाता है? मंगल के जैसा बिहेव करता है उसे। क्योंकि त्रिकोण है मुंगा, मंगल भी त्रिकोण है मंगल और त्रिकोण केतु है। और केतु जो भी करता है तीन के कॉम्बिनेशन में करता है। जहां पे तीन आ गया, तीन चीजें आ गई, वहां पे केतु का प्रभाव आ गया, हम्म। वहां केतु की एग्जिस्टेंस आ गई। तो केतु क्या है? केतु तीन के कॉम्बिनेशन में। आपके घर में थ्री पिन प्लग है ना, टू पिन प्लग नहीं है, थ्री पिन प्लग, ये केतु का है। तीन के कॉम्बिनेशन में कोई भी चीज है। किसी के फोर्थ हाउस में केतु हो, नाड़ी में बोला जाता है कि ऐसा आदमी या तो कोने से तीसरे मकान में रहता होगा, या तीसरी फ्लोर में रहता होगा, तीसरी बिल्डिंग में होगा, या मकान के नंबर में 3 नंबर होगा। बिल्कुल ठीक है सर ये। ये सर तो तीन जहां प्रॉपर्टी भी केतु तो बैठा थी। होगा ना, वहां आपको ऑटोमेटिकली तीन का कनेक्शन दिख जाएगा, आ जाएगा, हाँ जी। हाँ जी। किस ना किस रूप में आ जाएगा। हम्म। जितनी भी वायरलेस चीजें हैं, वायरलेस केतु की है। वायर्ड है तो किसकी है? राहु की। वायरलेस है तो केतु की। कैंची केतु की है, मंगल की नहीं है, ध्यान रखना। मंगल का चाकू है, तलवार है लेकिन कैंची किसकी है?
केतु की। टेलर, टेलरिंग का जॉब किसका है? टेलर प्रोफेशन को कौन गवर्न करता है? केतु। जो दर्जी का काम होता है ना, टेलरिंग वगैरह का, काटने पीटने का, वो सारा केतु का है। बॉडी पे आपके अगर रेड कलर के डॉट्स हैं, ब्लैक हैं तो किसके हैं? राहु के। रेड है तो किसके हैं? केतु केतु के। के। इंफ्रारेड से इंस्पायर्ड होता है केतु। रेड डॉट्स किससे बनते हैं? इंफ्रारेड के डिसऑर्डर से। और ब्लैक डॉट किससे बनते हैं? अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा रेडिएशन। वायलेट रेजिस से। तो देखो कितना गहरा तत्वों का कनेक्शन है इन प्लैनेट्स के साथ। यानी कि अगर किसी की बॉडी में रेड डॉट्स हैं, या किसी तरीके से इंफ्रारेड रेजिस के कारण कोई बॉडी में डिसऑर्डर आया है, तो इसका मतलब कुंडली में आप किसको चेक करोगे? केतु डिस्टर्ब होगा तो ही ऐसी प्रॉब्लम आएगी। हर एक प्लेनेट का एक तत्वों के ऊपर गवर्नेंस है। इसको और आगे समझेंगे जब तत्वों की बात करेंगे। पूंछ केतु की है। टेल हाथी किसका है? राहु। राहु का। हाथी राहु है। हाँ जी। ये बताया हो आपको कितनी बार। राहु को हाथी से जोड़ के देखा गया, लेकिन उसकी पूंछ जो है वो किसकी है? केतु। केतु की। अब कहते हैं ना, हाथी तो निकल गया, पूंछ अटक गई। ये केतु दुख हम्म। देता है। केतु ही हर किस्म की डिस्प्यूट्स देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमने कहा ना, कोई भी डिस्प्यूट है वो केतु का है। पहले बोला मैंने आपको, ऑल डिस्प्यूट इन लाइफ केतु। तभी कहते हैं ना, हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। तो पूंछ ही अटक जाती है क्योंकि पूंछ केतु की है। तो केतु को अगर ठीक नहीं करोगे तो फिर वो काम कभी आपका सिरे चढ़ेगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। वैदिक की नॉलेज, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर सब केतु बनाता है, ध्यान रखना। बुध प्लस केतु, ये कॉम्बिनेशन है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का। इनकी युति होगी कुंडली में तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे आप। नाड़ी बोलती है ये, बुध और केतु। अब कनेक्शन कैसे बनेगा वो हम इनके कंजंक्शंस पे बात करेंगे डिटेल में, जिसमें डिग्री कंजंक्शन भी देखेंगे, डिग्री के हिसाब से कौन प्लेनेट कितने परसेंट कंजंक्ट होता है, और ट्राइन में कितनी कनेक्टिविटी होती है, और कैसे कैसे प्लेनेट आपस में कंजंक्ट माने जाते हैं। बेसमेंट भी केतु की होती है। कोई भी बेसमेंट है दैट इज गवर्न्ड बाय केतु ओनली। ठीक है, तो ये थे ग्रहों के कारकत्व, जो कि हमने थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की है। इसके अलावा भी आप जब आगे आगे बढ़ोगे तो कुछ कुछ कारकत्व आपको और इसमें एडिशन होते जाएंगे। अब कारकत्व क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पे जरा सा और हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा होगा कि जुड़वा बच्चे अगर होते हैं तो मोर और लेस दोनों के चार्ट जो होते हैं सेम होंगे, चाहे 10 मिनट का फर्क हो। मोस्टली जुड़वा बच्चे, अनीता जी, कितने वेरिएशन पे पैदा हो सकते हैं? 5, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना? और 10। वैदिक में तो आपने देखा है कि 10-15 मिनट के वेरिएशन पे ज्यादा कुछ बदलता है नहीं है ना? D1 तो बदलता ही नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, लगन की थोड़ी डिग्री बदल जाती है, थोड़ा सा चंद्रमा की डिग्री, थोड़ा सरक लेता है चंद्रमा, है ना? और अगर आप उसमें देखोगे डिविजनल चार्ट में, तो आपको D30, D45, D40, D60 ये बदले हुए दिखाई देंगे, है ना? वहां आप जो है ना अपना सिर झल्ला लेते हो कि यार क्या प्रिडिक्शन करूं मैं दोनों बच्चों के बारे में। मान लो कि आपके पास लेके आ गया, मान लो कोई कुंडली लेके आ गया, उन्होंने कहा जी ये बच्चे पैदा हुए हैं, है ना? अब इनका भाग्य बताओ। आप तो ज्योतिषी हो, है ना? एस्टेब्लिश ज्योतिषी हो आप। कोई पड़ोस में ही आ गया, कोई रिश्तेदार में आ गया कि जुड़वा बच्चे हुए हैं, जरा देखो इनका सब ठीक ठाक रहेगा। अब आपके गए हाथ पैर फूल, आप क्या करोगे? वैदिक से तो आपने लगा लिया, सारा कुछ समझ में नहीं आया, फेट समझ में नहीं आया, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि दो जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा कम ही बचता है। 90% केसेस में देखा गया है 10% बच्चे बचते हैं। वैदिक में देखने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, केपी में जाओगे एक्यूरेसी चाहिए,
एक्यूरेसी ऑफ बर्थ टाइम चाहिए आपको, सेकंड्स तक का बढ़िया टाइम चाहिए आपको, तब जाके आप उसका सबलॉट वगैरह देख के और सबलॉट से आप उसका डिटर्मिनेशन करोगे लॉन्जिविटी का या वॉटेवर जो भी आपने देखना है, उसके आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा, है ना। अब नाड़ी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे सूत्र देती है। दो जुड़वा बच्चे हैं ना, आप क्या करो, कुंडली बनाओ दोनों की, बस सेम कुंडली बनेगी, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुंडली सेम ही होगी दोनों की। यहाँ पे आपको कारक तत्व के बेसिस पर पता लग जाएगा, जैसे कि बृहस्पति को आप दोनों को जीव जीव कारक मान लोगे दोनों का, लेकिन अगर बड़े जातक की बात करोगे, है ना, तो उसके लिए क्या करोगे आप, बड़े जातक के लिए बृहस्पति यानी जीव कारक और शनि छोटे भाई का कारक है, तो बड़े की कुंडली से आप छोटे का कंसिडरेशन और छोटे जातक के लिए मंगल से उसके छोटे भाई का कंसिडरेशन कर लोगे। ये कारक बेस आप इनका एनालिसिस करके ही ना आपको पता लग जाएगा कि दोनों में से दोनों का फेट क्या है। बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिकल करेंगे हम आगे, जुड़वा जब करेंगे ना, कंसेप्ट आगे काम करेंगे जुड़वा कंसेप्ट पे, तो मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट के साथ, है ना, एग्जाम्पल चार्ट भी दूंगा इसमें कि कैसे एक जातक जो है, एक बच्चा सरवाइव कर गया और दूसरा बच्चा सरवाइव नहीं किया, और ये आप कैसे देख सकते हो नाड़ी के संदर्भ से। बड़ा आसान तरीका है इसमें देखने में। या मान लो एक एक बॉय था जुड़वा में और एक गर्ल थी, अब इसमें से कौन सरवाइव करेगा कौन नहीं करेगा, या क्या दोनों सरवाइव कर जाएंगे, है ना। तो ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, केवल और केवल कारक तत्वों के बेसिस पर। जैसे मान लो कि अगर बॉय बड़ा है, पहले बॉय का जन्म हुआ है, और गर्ल जो है छोटी बहन आ गई, छोटी बहन बुध। के लिए कारक कौन है, बुध। और गर्ल के लिए बड़ा भाई क्या है, मंगल। मंगल। बस कुछ नहीं करना आपको, यहां मंगल का कंसिडरेशन कर लो, यहां बुध का कंसिडरेशन कर लो, तुरंत पता लग जाएगा आप दोनों। तो कहने का अर्थ है कि जो ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ना ट्विंस का, या कई बार ट्रिपलेट्स भी होते हैं, है ना, कई बार आपने देखा होगा ट्रिपलेट्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी नाड़ी आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अब बात करते हैं बुध की। बुध को जो है हमेशा ही बहुत सारी विद्याओं में, बहुत सारे सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में नपुंसक माना गया है। नपुंसक मतलब एन्यूज प्लेनेट, यानी कि ये किसी का सगा नहीं है, जिसके साथ होगा उसका उसका हो जाता है, मेल के साथ हुआ तो मेल हो गया, फीमेल के साथ हुआ तो फीमेल हो गया। बहरूपिया माना जाता है इसको, लाल किताब में इसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है, और नाड़ी में भी इसको द्विलिंग माना गया है। तो सबसे पहले बुध जिस राशि में होगा नाड़ी में जन्मकालिक, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में अगर मेल साइन में है तो मेल के अनुसार बिहेव करेगा, और फीमेल साइन में है, स्त्री राशि में है, तो स्त्री के द्वारा स्त्री के समान जो है बिहेव करेगा, यानी स्त्री कारक हो जाता है। और फीमेल मेल राशि में मेल कारक हो जाता है। पहला सूत्र ये है इसके लिए, इसको एनालाइज करने के लिए। दूसरा सूत्र है कि सूर्य के या तो ये 28 डिग्री आगे होता है या पीछे होता है मैक्सिमम, इससे बाहर नहीं जाता, ये आपको मालूम है। ब्रह्मांड में सूर्य का और बुध का जो डिस्टेंस है दैट कुड बी मैक्सिमम रीच अप टू 28 डिग्रीज, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो यदि सूर्य के बिना यदि बुध बैठा है कुंडली में किसी भाव में, ऐसे में क्या होगा, अगर दूर बैठा है वो तो अस्त नहीं होगा, 14 डिग्री पे अस्त माना जाता है बुध को। अगर सूर्य से बुध जो है 14 डिग्री क्लोज आता है तभी इसको कंबस्ट माना जाता है ना। और मान लो कि ये दोनों अलग अलग भाव में है और अस्त नहीं है, यानी कि सूर्य के बिना अगर बुध है और अस्त नहीं है, तो ये फिर फीमेल कारक हो जाता है, महिला के रूप में काम करता है। सूर्य से बुध यदि 14 डिग्री के भीतर श्रेणी के भीतर हो तो ऐसे में स्थिति बुध अस्त ग्रह माना जाता है। और अगर अस्त है इसका मतलब क्या है कि वो सूर्य के साथ कंजक्ट है। कंजंक्ट है, मींस नाउ इट विल बिहेव एज अ
मेल प्लेनेट। मेल मेल और मेल वैसे भी बोला गया कि बुध जिस भी प्लेनेट के साथ मेल के साथ कंजंक्ट होता है तो मेल की तरह बिहेव करेगा, और फीमेल के साथ कंजंक्ट है तो फीमेल की तरह बिहेव करेगा। अब कंजंक्शन देखेंगे हम कैसे कैसे बनता है आगे की क्लासों में। प्लेनेट कैसे कंजंक्ट होते हैं नाड़ी के संदर्भ में। नेचुरल बेनिफिक और मेलेफिक की बात करें तो वो हम समझ चुके हैं। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा और बुध को यहाँ पे बेनिफिक माना गया है, ये फायरी है। और मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब मेलेफिक वैदिक में माने जाते हैं। नाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट है कंसेप्ट इसका, उसको समझ लो, उसको मैं समझाऊंगा आगे। अब आप बात करते हैं इसकी प्लेनेटरी आपस में फ्रेंडशिप और एनिमिटी की। प्लेनेट के साथ प्लेनेट जुड़ेगा, जैसे कि सूर्य के साथ मरकरी, ये आपस में फ्रेंड्स, हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। सूर्य का शनि हमेशा शत्रुता का भाव रखेंगे, क्योंकि एक आग है और दूसरा क्या है, शनि बर्फ क्या का है, गोला। बर्फ बर्फ का का गोला। गोला, है ना। तो ये आपस में क्या रहेंगे, शत्रु। हमेशा शत्रु रहेंगे, एनिमी। सूर्य और मंगल ये हमेशा फ्रेंड रहेंगे, मित्रता रहेगी इनमें। सूर्य राहु की शत्रुता है, ऐसी चंद्र और बुध की शत्रुता रहेगी, और चंद्र और राहु हमेशा शत्रु रहेंगे। चंद्र के साथ शुक्र भी शत्रु होता है ना। अब इसमें बाकी जो कॉम्बिनेशन नहीं है ना, जैसे बाकी कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो सारे क्या है, फ्रेंड है वो। ठीक है शीतल जी। हाँ जी सर। अब मंगल और बुध कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकते, शत्रु ही रहते हैं हमेशा। मंगल शनि तो कट्टर शत्रु है, ऐसे ही मंगल राहु के साथ शत्रु है। मंगल और बुध, ये आ गया ना, मंगल और चंद्र हाँ ये जी। फ्रेंड्स हो गए। बृहस्पति और बुध को यहाँ पे शत्रु नहीं, मित्र माना गया है ना। और गुरु के साथ शनि जो है, ये ना तो शत्रु है ना ये मित्र है, क्या है ये, न्यूट्रल। 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 इनको न्यूट्रल माना गया है, कौन सा, बृहस्पति और शनि। सैटर्न को। ऐसे ही शुक्र को और गुरु। गुरु को भी न्यूट्रल माना गया है। शुक्र और मंगल को मित्र माना गया है, पति पत्नी की जोड़ी है ये, है ना। एक हम्म। पति है एक पत्नी है, इनको मित्र माना गया। लेकिन शुक्र के साथ राहु शत्रु है। शुक्र और सूर्य को भी न्यूट्रल माना गया है नाड़ी में। ठीक है। शनि और चंद्र को तो कट्टर दुश्मन है ही ये। और मजे की बात है कि केतु जिसके साथ भी जुड़ेगा, केतु विद एनी प्लेनेट, केतु सबका शत्रु है, केतु का कोई दोस्त नहीं है, ना केतु किसी का दोस्त है। भृगुनंदी नाड़ी में केतु का कोई मित्र नहीं है। मित्र नहीं है, ये यानी कि केतु किसी का मित्र नहीं है। केतु कैंची है ना, केतु हम्म। क्या है, कैची। कैंची। कैंची है, जिसके साथ बैठेगा उसकी जड़ें काट देगा। और आइसोलेशन है, दोस्त हाँ, नहीं बन सकते इससे। ये किसी का दोस्त नहीं है। केतु सबसे खतरनाक प्लेनेट है भृगुनंदी नाड़ी का। और लाल किताब का सबसे खतरनाक प्लेनेट कौन है, बुध। बुध, है ना। प्लेनेटरी डिस्पोजिशन की बात करते हैं, आखिरी स्लाइड लूंगा ये मैं, है ना, फिर समाप्त करूंगा। डिस्पोजिशन का इफेक्ट क्या होता है अनीता जी। वैदिक में तो हमने समझा था कि प्लेनेट अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो इट इज एज गुड एज एग्जॉल्टेड। और एग्जॉल्टेड में क्या होता है, प्लेनेट जो होता है अपने पूरम पूरे चरम पावर में सीमा होता में। है, पावरफुल होता है ना, ये माना जाता है। स्प्लेंडरस टाइप होता है ऐसा प्लेनेट। इसका इफेक्ट क्या आता है, एफ्लुएंस। अपने मित्र की राशि में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, मित्र के हाउस में, ऐसा प्लेनेट वहां बैठ के क्या होता है, कंफर्टेबल होता है, हैप्पी होता है, हैप्पी होता है ना, खुश हो जाता है दोस्त के घर जाके, जैसे आपको खुशी मिलती है ना, या आपके घर कोई दोस्त आ जाए उसको खुशी मिलती है ना। तो ऐसे ही अगर कोई प्लेनेट अपने मित्र के घर में जाएगा, वो हैप्पी स्टेट में होगा। और ऐसा प्लेनेट जो होता है स्टेटस गिवर और लर्निंग के लिए बढ़िया होता है।
अपने घर में आके आप क्या रिलैक्स करते हो ना, यू फील रिलैक्स्ड, क्योंकि यहाँ आपको पूरी आजादी होती है। आप जैसे मर्जी चाहे कपड़े पहन के घूमो, जैसे मर्जी आप, है ना, टांगे सोफे पे लंबी करके लेट जाओ। अपने घर में तो आजादी है ना। ऐसे प्लेनेट जब अपने घर में होता है तो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। ऐसा प्लेनेट आपको क्या देता है? प्रोग्रेस देता है, प्रोस्पेरिटी देता है। जो प्लेनेट रिलैक्स्ड होगा, है ना। और अगर जिस प्लेनेट के ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंस होगा, ऐसा प्लेनेट कंपोस्ट टाइप होता है। और ऐसे प्लेनेट के रिजल्ट क्या रहते हैं? ऐसा प्लेनेट आपको में कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, और इसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट प्राप्त रहेगी। यानी कि मान लो कि आपका कोई प्लेनेट है और उसको बेनिफिट देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि जब भी आपको जरूरत होगी कहीं ना कहीं से ऐसा प्लेनेट आपको हेल्प दिलवाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी आपके उस प्लेनेट को। बेनिफिक एस्पेक्ट का मतलब हेल्प है, कॉन्फिडेंस है। और कोई प्लेनेट अगर अस्त है तो इसका मतलब वो डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड है तो मतलब ये जीवन में क्या करेगा? एनिमिटी करेगा, डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा, पेन पीड़ा का कारक बनेगा। जैसे मान लो आपका बुध अस्त है। जनरली लोगों का, बहुत सारे लोगों का बुध कंबस्ट होता है। तो आप देखना जिनका ज्यादा कंबस्ट होगा, क्लोज डिग्री में कंबस्ट होगा ना, ऐसे जातकों की ना बहन बुआ बेटी, स्पेशली जो बुध गवर्न करता है, छोटी बहन छोटी बेटी, ये हमेशा इनसे शत्रुता रहेगी, शत्रुता का भाव रहता है। अनटिल अनलेस किसी अच्छे उसमें बैठे हो, या डिस्प्यूट जरूर होगा, या पीड़ा का कारक बनती हैं। अनीता जी, आप देखना नंबर ऑफ चार्ट्स में लगा के। और इसके अलावा भी कोई प्लेनेट आपका अगर अस्त है, तो आप देखना उसके जो भी कारक तत्व हैं वहां से आपको जरूर शत्रुता या किसी किस्म का डिस्प्यूट या किसी किस्म की पेन की प्राप्ति कराता है अस्त प्लेनेट, क्योंकि बेचारा खुद ही डिस्टर्ब्ड है। अगर प्लेनेट शत्रु क्षेत्र में है, शत्रु के हाउस में है, ऐसा प्लेनेट अनकंफर्टेबल होता है। ये भी आपको अनरेस्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर किसी प्लेनेट पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा तो ऐसा प्लेनेट फिर दब्बू हो जाता है, कावर्ड हो जाता है। ऐसा प्लेनेट आपको लॉसेस प्रोवाइड करता है, अपने अपने कारक तत्वों में लॉस, यानी कि कारक तत्वों की हानि होती है ऐसे प्लेनेट के। समझ गए? जिसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो कवर्ड होगा, उतना ज्यादा ही वो लॉसेस देगा आपको, जो भी इसके कारक तत्व हैं। जो प्लेनेट सेट है, ये जीवन में आपको फेलियर्स, यानी फेलियर, डिसीज और ट्रबल्स देता है। सेट का मतलब है रेट्रो, यही पूछ रहे हो ना आप? हाँ। हाँ, वक्री को सेट बोलते हैं अच्छा। टेक्निकल लैंग्वेज में। इसके पास कौन सा बल होता है? रेट्रो प्लैनेट पर कौन सा बल होता है? चेष्टा बल। चेष्टा चेष्टा बल। चेष्टा बल। यानी कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेंथ है इसके पास, तो ऐसा प्लेनेट मोस्टली फेलियर्स, जीवन में फेलियर का कारक बनता है, और डिसीज देने के लिए ही आपके कुंडली में रेट्रो होके आया है, ट्रबल लेके आया है। ये जीवन में आपको ट्रबल ही देगा, रेट्रो प्लेनेट। और कोई प्लेनेट अगर अपनी नीच राशि में है तो ऐसा प्लेनेट डरा हुआ है। उच्च राशि में तो जॉय सा पूरा, है ना, फुल फॉर्म में है। लेकिन नीच, नीच मतलब कि बेचारा बिल्कुल बलहीन है। ऐसा प्लेनेट आपको लॉसेस देगा, उस चोरी की घटनाएं हो सकती हैं, जीवन में डिफिकल्टियां परेशानियां देगा, जिस भी कारक तत्वों से जुड़ा होगा। मान लो कि यदि आपका सूर्य है, सूर्य नीच का है कुंडली में, अब क्या होगा? सूर्य किस किस का कारक है? सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पुत्र का बड़े कारक पुत्र का, हाँ जी। है ना। तो या तो आपको पुत्र के द्वारा लॉसेस होंगे, या पिता के द्वारा लॉसेस होंगे, या आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। जो भी सूर्य जिन जिन भी चीजों का सिग्निफिकेटर है, नैसर्गिक कारकत्व है जिसका।
तो आज यहीं तक करते हैं। किसी का कोई सवाल है किसी भी स्लाइड को लेके, कोई चीज ना समझ में आई हो? जी अनीता जी। सर आपने जो अभी कॉम्बिनेशन बताया वो तो बहुत कम है ना, और भी होंगे आगे कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन तो बताया नहीं मैंने अभी। नहीं, वो सूर्य शनि और ये अभी बताया थे ना, वो कि वो शत्रु एक मित्र। शत्रु और मित्र के। सारे आ तो गए उसमें, बचा कहाँ है कौन? सब सर? प्लेनेट का कॉम्बिनेशन आ तो गया। कहाँ गए सर? बताओ कौन सा बचा? राहु और शनि नहीं आया है। है? शनि और राहु शनि राहु नहीं आए? कहाँ आया है सर? तो मैंने क्या कहा था जो नहीं आया वो मित्र है। मित्र है। अच्छा, जो नहीं आया वो सब मित्र है। हाँ, ठीक है सर, ओके सर। बस केतु का स्पेसिफिक है, केतु सबका शत्रु है। सैटर्न और सर ये गुरु गुरु। और बुध भी मुझे तो मतलब सर फ्रेंड्स है कि सो ही है? नहीं, फ्रेंड्स हैं इसमें, नाड़ी में फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड माने गए हैं दोनों नाड़ी में। अच्छा, हाँ। ठीक है सर। तो आपने देखा होगा, अभी बस 5 मिनट में समाप्त करता हूं मैं, कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, जो कुछ भी देखा है, मोस्टली वैदिक से कुछ ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि प्राचार्य जी ने वैदिक में कुछ अलग हटके साइंस दी हो, है ना? अभी तक तो कारकत्व वगैरह, थोड़ा सा फ्रेंडशिप एनिमिटी का लॉजिक अलग है दोनों में। क्यों डॉक्टर साहब? सर मेरे को कह रहे हो? डॉक्टर तो आप ही हो यहाँ पे, हम तो मरीज हैं। सर मैं लेट आया हूँ सर, क्लास में लेट कमर हूँ अच्छा, आज। शाबाश, बहुत बढ़िया। सर आज जो एक जागरण में जाना था वो उस चलो, मैटर के लिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि वैदिक और वैदिक में ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या अलग हो, या नाड़ी में कुछ ऐसा नहीं है कि जो हटके हो, जो समझ में ना आए या कुछ यूनिक हो। बस प्रिडिक्शन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। दशाएं नहीं है, कॉम्प्लेक्स दशाएं नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिविजनल चार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इजी वे में है चीजें जो भी हैं, वो इजी वे में मैं आपको डिलीवर करूंगा। एक दो क्लासेस में और इसकी थ्योरी पकड़ेंगे हम, है ना? 2 क्लासेस में और थ्योरी थ्योरी ये थ्योरी ज्यादा नहीं है इसकी, बस ये वैदिक वाली थ्योरीज थी, थोड़ा सा डिफरेंस था इसलिए मैंने ले लिया इसमें, है ना? और 2 क्लासेस और लगेंगी इसकी थ्योरी कवर करने में। उसके बाद तो सारा प्रैक्टिकल है, ऑल प्रैक्टिकल, इवेंट बेस, इवेंट्स को देखेंगे सिर्फ। में सर प्रोग्रेशन भी आप कह रहे थे ना, प्रोग्रेशन का हाँ, कुछ वो कह रहे 2 दिन थे। बताता रहा हूँ ना, 2 दिन लगेंगे थ्योरी में और। अच्छा। हाँ, एक दिन आपका उसमें लेंगे, क्या कहते हैं अपना, कॉम्बिनेशंस, कनेक्शन कैसे होता है प्लेनेट का, उसको समझेंगे। और एक दिन प्रोग्रेशन को समझेंगे। बस उसके बाद सीधा फ्लोर पे आ जाओ, सीधा प्रिडिक्शन। कोई मतलब ही नहीं है, कोई डिविजन चार्ट नहीं, शीतल जी खुश हो गई, है ना? कोई कुछ नहीं, कोई तो वर्षफल नहीं, कोई इसको कोई वो अष्टक वर्गा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। प्लेनेट से प्लेनेट जुड़ गया कुंडली में, वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि कोई स्पेसिफिक इवेंट देखना है आपने, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, विदेश यात्रा कब होगी, है, लड़ाई कब होगी, झगड़ा कब होगा, गाड़ी कब आएगी। इवेंट बेस्ड बात करो, बात खत्म। प्रोग्रेशन बेस्ड, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए। सर। सर ये क्लासेस ओके। सैटरडे संडे ही होगी? आप बोलो, मुझे कोई इशू नहीं है। आप अगर इसको थर्सडे फ्राइडे करना चाहते हो तो मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ। सर थर्सडे फ्राइडे रख देते हैं, अगर सब। चलो ठीक है फिर, कल की छुट्टी करो फिर मोहित लो नहीं नहीं सर, कल की क्लास लो सर, थर्सडे कोई फ्राइडे प्रॉब्लम सर अरे पॉसिबल मैं नहीं है सर। आपको भी भेज रहा हूँ इसकी पीडीएफ, डॉक्टर साहब, नहीं। पीडीएफ भेज रहा हूँ। सर आपने डी चार्ट की जो पीडीएफ लास्ट वाली भेजी है वो तो सर बड़ी मुश्किल है उसको पढ़ना। बड़ी मुश्किल से ओपन हो रही है।
नहीं, ओपन नहीं हो रही इतनी। फॉन्ट साइज इतना कम है उसका सर, प्रिंट आउट में तो बहुत ही। अच्छा, लेंस है? लेंस की बात नहीं है सर, आप वो वाला ले, करवा दीजिए ना जैसे लैपटॉप पहले में देख वाला। रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो? मोबाइल में नहीं सर, मैं तो पीडीएफ निकलवा के देखती हूँ, अरे किस इतनी में देख सर रहे आई हो? साइट। पीडीएफ किस में देख रहे हो अम्मा जी? लैपटॉप में ही तब भी सर लैपटॉप में उसका। उसको एनलार्ज करो ना। तो जो पहले वाली पीडीएफ थी वो तो नॉर्मल सर, प्रिंट आउट में तो एनलार्ज में नहीं आ रही ना वो। अच्छा, प्रिंट आउट लेना आपने, चलो ठीक है, फिर हाँ मैं जी। उसको बोलूंगा, उन्हें ज्यादा पेजेस डाल दिए, उसमें मल्टीपल स्लाइड्स कर दी हैं, सिंगल हाँ सिंगल जी। स्लाइड वाली पीडीएफ बनवा दूंगा आपको प्रिंट हाँ आउट जी। के लिए। हाँ जी। ठीक है, और कोई सेवा? जी बस सर, इसकी थर्सडे और पीडीएफ भी फ्राइडे कर भेज दीजिए दीजिए। सर बस। थर्सडे फ्राइडे कोई नहीं, थर्सडे फ्राइडे करते हैं, कोई इशू सर नहीं है। थर्सडे फ्राइडे मेरे लिए कल पॉसिबल नहीं स्कूल होगा सर, नहीं ऑफिस होगी। रहेगा ना। हाँ जी। मेरा ऑफिस रहेगा सर थर्सडे फ्राइडे शाम को, इंडियन टाइम से। हम्म। अब पहले भी हमारा जो डिसाइड हुआ था PMB 2 का, है ना, वो थर्सडे फ्राइडे हुआ था, लेकिन चूंकि ये भृगुनंदी नाड़ी है ना, और ये PMV 1 वालों का इसके ऊपर ज्यादा अधिकार है, पहला अधिकार उनका है, तो ये हम सैटरडे संडे ही रख ले तो ज्यादा अच्छा नहीं है अनीता जी? थोड़ा आप थर्सडे फ्राइडे को घूम लेना, जहाँ जाना है आपने, आउटिंग करनी है। आपने घूमना ही तो होता है सैटरडे संडे को, और नो क्या सर, करना है? घूमना नहीं रहता घर पे सर। अच्छा कोई अच्छा। आने वाला होता है तो भी सर संडे को ही आते हैं, फिर वो इसके लिए हम्म। फिर क्लास मिस ना हो। तो उनको 9 बजे से पहले पहले बाहर फारिग कर दिया करो, कोई बात नहीं सर, चलेगा सैटरडे संडे, है ना? चलेगा। टाइम तो थोड़ा चेंज कर लो। थोड़ा सा इनके लिए है, ओवरसीज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इनके पास सैटरडे संडे ही फ्री होता है ना, तो इसको कर लेते हैं सैटरडे, मैं तो करूँ रोज कर लो क्लास, रोज कर लो सर। फास्ट पेस पे कर लेते हैं। वो देखो, घबरा गए। आगे रोज क्या सर, चलेगा। हम तो बीच में धार अरे वाले हैं, 15 दिन में इधर खत्म भी कर देते फंसे हैं हुए हैं, फटाफट उधर भी इसको करके, समझा दूंगा सर कर टनाटन, दो है सर, ना? ना कर दो कर पीएमवी दो कर वन में दो। पूरी और पूरी सर चीजें आई रोज, ना, सर पीएमवी रोज टू में क्यों आने दे करनी रहे हो है? आप। और सर सर उसके रोज बाद रोज क्यों सीधा करा करनी दो है? सर। आपको लाल किताब शुरू कर दूंगा यार, मजेदार। जी सर, रोज कराओ सर, रोज। नहीं नहीं सर, हम्म। रोज क्यों करनी है? हम्म। कल हम्म। संडे है सर। कल पूरा ग्यारह दिन पढ़ बजे लेते बैठ हैं, है ना, 11 बजे बैठ जाते हैं। सवेरे। क्या और बात कही है। रात को एक ही ग्यारह दिन बजे में तक। खत्म कर दो सर, सही कह रहे हो, ये ज्यादा बेटर है सर, रोज के हेडेक से। 11 बजे शुरू करके रात को 11 बजे तक निपटा देते हैं, और क्या। बिल्कुल। बिल्कुल। ये कर लेते हैं सर। ये सही रहेगा। ये सही रहेगा। बोलो शिवा, करते हैं ऐसा? वो हाँ देखना सर। पड़ेगा दूसरे पति का योग है कि नहीं। दूसरी पत्नी का? अभी सर बोलने से पहले डर भी जाते हो आप, या तो ये कमिट अपने अपने किया पहले करो ना। देख लो, दूसरे दूसरे कंपेनियन का जो हो गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो साधु आदमी हूँ, मेरी वैसे केतु नहीं की सर। दशा आने वाली है। हाँ सर मेरी वो भी आ मेरी तो रही चल रही है केतु की दशा। बस फिर क्या है। रात में पॉसिबल, मतलब आपके सुबह IST सुबह में पॉसिबल है या रात रहेगा सर, वो अनडिस्टर्ब मैं कर सकता हूँ सर। सही है, पहले मैं देख लूं, हम्म। मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं कोई। वो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड है, हर तरफ चलने के लिए तैयार। चलो डिसाइड करके बताते हैं कल क्या करना है, पहले होम मिनिस्ट्री को भी पूछ लें, है ना, क्यों मेरे तो योग है अच्छा नहीं सब। दूसरी का, जो एक है उसी से निपट ले पहले। ठीक है। सर ये जो जी सर। कॉम्बिनेशंस वाला आपने बताया है, सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या, लंबी हो हाँ। जाएगी? हाँ जी सर। सर। कार या तत्व इसी से रिलेवेंट है है क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी। नाड़ी से नहीं नहीं रेलेवेंट है सर, तो फिर बंद मैं कर ऑन दो। रखता हूँ। मैं उसके बताएं, ट्रेड्स बताए हैं सारे प्लैनेट्स के, हम्म। उसका कोई PDF है? हाँ पीडीएफ है, क्यों नहीं है? पीडीएफ में वही तो कह रहा था डॉक्टर साहब को, पीडीएफ भेज रहा हूँ आज रात को ही, कल इसको पूरी होटल पीडीएफ है। घोट लो पूरी। मैं इसमें तो कम लिए हैं, हम्म। यहाँ मैं आपको हाँ जो वही कह रहा एक्सप्लेन है कर ना, रहा हूँ वो बहुत पहली। लिमिटेड लिए हैं। पीडीएफ में आपको पता है डिटेल्ड आते हैं, एक एक प्लेनेट के ना हाँ 4 4 स्लाइड के कारक तत्व हैं। हाँ सही है सर। समझ तो गए? उसमें पिक एंड चूज कर लेंगे ना हम आपको अपने। पता है पीडीएफ हमेशा डिटेल्ड होती है, तो कहो तो मैं आज रात को भेज देता हूँ पीडीएफ, नहीं तो फिर कल भेज दूंगा।
सर हाँ भेज सर, दो, सर भेज कारक दो। तत्व का, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये पूरा हाँ का पूरा हाँ, बीएल वो कारक तत्व पे है, डिटेल्ड होती है। तो कारक सर तत्व जानना है भी ये, जरूरी इसलिए कारक है। तत्वों हाँ को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली मैंने पीडीएफ में शामिल किया है। जी सर हाँ सर, भेज तो दो, फिर सर भेज बेस दो। स्ट्रांग होना जरूरी है। तो थोड़ा फिर याद रहेगा, थोड़ा याद कर आप लेंगे कि पहले ही भेज दीजिए कौन सा पीडीएफ रिलेशन ताकि हम किसके लोग साथ थोड़ा है। पढ़ लेंगे। हाँ ये ठीक है, कल भेज देता हूँ मैं सुबह। वो हाँ थोड़ा ये सा स्लाइड बड़ी करवा देता हूँ ताकि रिलेशन आपका वाला ही प्रिंट भेज आउट दो निकल आए। बस। पूजा हाँ जी की तो हम प्रॉब्लम है लोग ना, पढ़ प्रिंट आउट लेंगे। सही नहीं आ रहा, हाँ तो कल आईएलटी मैं की बड़ी भेज देता हूँ। प्रॉब्लम चल रही है सर मेरी। हाँ। कल मैं दोनों भिजवा देता हूँ, डिविजनल चार्ट वाला भी थर्ड पार्ट और इसका भी, भृगुनंदी नाड़ी का भी। और आप कल आराम से क्लास कारक तत्वों को पढ़ो और डिसाइड करो नेक्स्ट क्लास कब करनी है। तब तक कल कल की ही करनी छुट्टी है करते सर। हैं। संडे ठीक है सर, फिर शिवा अरे भी कल नहीं ठीक करनी यार, समझा ठीक है करो। ठीक है मेरा सर। हाँ दूसरा सर, योग नहीं देखा है यार। सब आप दूसरों के कंधे पे गोली रख के अरे नहीं, वो चलाते हैं, दूसरी की आप बात ही आ को गई ना नहीं मेरी। करनी थी सर। योग ही नहीं दूसरी का, मैं नहीं तो रिस्क क्यों लूं। नहीं, आप ही को क्लास नहीं करनी थी कल। अरे माँ छोड़ दे, क्यों परेशान कर रहे हो। एक दिन तो छोड़ दो, है ना। कभी कभी तो आप। बच्चों के प्लान होते हैं यार कुछ ना कुछ। चलो ठीक है मिलते हैं सर। फिर, है ना, मंडे को डिसाइड करते हैं क्या करना है। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो गुड नाइट जी। ओके। गुड नाइट। Good night.